हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं आज की इस वीडियो में जनरल ज्योग्राफी कराऊंगी और एक बात ध्यान से सुन लेना, ये जो वीडियो रहेगी वो टीजीटी स्टूडेंट्स और पीजीटी ज्योग्राफी स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट टीजीटी दे रहे हैं, ठीक है, टीजीटी एसएसटी दे रहे हैं या फिर पीजीटी ज्योग्राफी दे रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा जनरल ज्योग्राफी मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूंगी। यानी ये वो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, जिन्हें आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करोगे। मैक्सिमम शेयर करना वीडियो को, आपके कहने पर ही बना रही हूँ, ठीक है। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बीच में बातें तो होती रहेंगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। देखो मैं आपको ना इस वीडियो में ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ाऊंगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के मेरे पास मेरे नोट्स हैं तो वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बच्चों ने मेरे से नोट्स भी परचेज़ किए हैं, पेड नोट्स। उसके बाद वो डिटेल में पढ़ सकते हैं आराम से मेरे साथ साथ। और एक एक लाइन में नहीं पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उसको फुल्ली डिस्कस करेंगे। गॉट इट। चलिए लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर। सबको पता है हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हमारी पृथ्वी से बंधा हुआ है, वही आपका एटमॉस्फेयर है। ये एक गर्मी को रोककर एक कांच के घर की तरह काम करता है और हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये 5 लेयर्स और ये मैप आप ये डायग्राम आप अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। सी लेवल, ये आपकी पांचों की पांचों लेयर्स हैं। और यहाँ पर क्षोभ मंडल से जो क्वेश्चन आता है, आपका टेम्परेचर गिरना बंद हो जाता है, क्षोभ सीमा में भी गिरना बंद हो जाता है भाई। इनकी हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जेट प्रवाह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि एक तो जेट प्रवाह किस लेयर में चलते हैं, ये क्वेश्चन एस्टेट में आ चुका है क्षोभ मंडल में। उसके अलावा जेट प्रवाह की डायरेक्शन क्या होती है, देखो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है ना हवाएं, ये रही वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं। उसके अलावा ये आपके मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, देखो वेदर रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होते हैं सारे सौरमंडल में होते हैं। समताप मंडल, ओजोन मंडल भी कहते हैं, 20 से 35 किलोमीटर के बीच यहाँ पर ओजोन लेयर मिलती है। और आपके हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बेस्ट लेयर होती है, ये मेरी ड्राइंग है, मेरे ही नोट्स हैं, मैंने ही बनाई है, ठीक है। और भाई आपके 20 से 25 किलोमीटर तक ओजोन, 20 से 35 तक भी होती है, मैक्सिमम 35 तक होती है, वैसे 20 से 25 तक सघन मात्रा में पाई जाती है, यानी आपकी डेंस लेयर होती है, ठीक है। पल क्लाउड आपके समताप मंडल में मिलते हैं। तो फिर उसके बाद मध्य मंडल आ जाती है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, -100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और जो आपकी उल्का पिंड है भाई, वो भी आपके मध्य मंडल में ही आकर नष्ट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आयन मंडल, ताप मंडल, इसको ना क्या बोलते हैं, हाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द लेयर यानी हॉटेस्ट लेयर ऑफ दैट टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। पोलर लाइट्स होते हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया आपके अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस और बोरियालिसिस, ये दोनों यहाँ पर पोलर लाइट्स देखने को मिलते हैं। लास्ट लेयर हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैसें और आपकी अपर लेयर तक होती है, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बताया है। एक चीज़ ये ध्यान रखोगे आप, ये वाला कंसेप्ट, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम और 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिलती है। इसे तापमान की सामान्य गिरावट दर के नाम से जाना जाता है। क्षोभ सीमा से जो क्वेश्चन आता है वो ये क्वेश्चन आता है, पीजीटी में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें टेम्परेचर का गिरना एकदम बंद हो जाता है, मौसम संबंधी गतिविधियां एकदम खत्म हो जाती है, तो वो है भाई आपकी ट्रोपोपोज। 1.5 किलोमीटर मोटी होती हैं, भूमध्य रेखा पर कभी कभी समाप्त हो जाती हैं, और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता तब ये समाप्त हो जाती हैं। मौसम परिवर्तन की छत भी इसे कहते हैं, क्षोभ सीमा को। देखो समताप सीमा मंडल से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है, इसको याद रखना। हवाई उड़ाने के लिए बेस्ट लेयर है, ये तो कॉमन सी बात है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ये स्ट्रेटोस्फेयर ऊपरी भाग को कहते हैं, मदर और पल क्लाउड आपकी इसी स्ट्रेटोस्फेयर में मिलते हैं। मुक्त मेघों की जननी के नाम से भी स्ट्रेटोस्फेयर जाना जाता है, इसे भी आप लर्न रखोगे। मेसोस्फेयर, इसमें देखो उल्का पिंड वाला मैं कंसेप्ट बता चुकी हूँ। इसकी ऊपरी सीमा, मध्य सीमा, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हो जाता है मेसोस्फेयर में। अब आयन मंडल से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब देखो आयन मंडल को ध्यान से, आयन मंडल, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे एटमॉस्फेयर में 640 किलोमीटर की हाइट तक होती है।
और अपर लेयर पर बात करें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। रेडियो और एफएम की तरंगे इसी लेयर पर टकराकर हमारी अर्थ पर वापस आती हैं, और आपका भाई टेलीकास्ट जो होता है वो इसी वजह से होता है, प्रसारण जिसे हम बोलते हैं। विद्युत तरंगे भी आपकी यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी विद्युत तरंगे पाई जाती है, तो ये है, इनके नाम याद रखना, डी लेयर, ई लेयर, F1 और F2। जो आपकी निम्न डी लेयर है वो निम्न आवर्ती वाली तरंगों को क्या कर देती है, वापस भेज देती है, और फिर आगे जाके टेलीकास्ट होता है। और डी ई लेयर आपकी लंबी और निम्न को, F1 लेयर मध्यम आवर्ती को, और F2 लघु आवर्ती को। तो ये सारी आप लर्न कर लेना। अब क्वेश्चन क्या आया था इनसे, यहाँ से आया हुआ था क्वेश्चन, डी लेयर सब 55 किलोमीटर के बाद यही लेयर आती है, यानी आपकी समता उसके मध्य मंडल के बाद ये लेयर आती है डी लेयर, फिर इसके बाद आती है तुरंत ई लेयर, ठीक है। सबसे ज़्यादा परमानेंट लेयर है और 145 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। कैनली हैवीसाइट लेयर भी इसे कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस लेयर को कैनली हैवीसाइट लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन था ई लेयर। F1 लेयर ये 200 किलोमीटर की हाइट पर, यानी उससे अपर लेयर पर। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया भी है आयन मंडल का। पहले डी लेयर, फिर ई लेयर, फिर F1 लेयर, फिर F2 लेयर। गर्मियों की रातों में, जाड़ों में ऊपरी की परत में ये समा जाती है बिल्कुल F1 लेयर, फिर अपर लेयर पर आपकी मिलती है F2। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्सोस्फीयर बिल्कुल लास्ट लेयर है, इसके बाद एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, स्पेस स्टार्ट हो जाता है, अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। अब ये सीधे क्वेश्चन है, जहाँ से ये आप ये लगा सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी सीधे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए थे। ओजोन परत सबको पता है, एक्स्ट्रा वायलेट जो हमारी किरणें होती है, रेज होती है, उनसे हमारी क्या करती है, रक्षा करती है, बचाती है। अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो चुका है, जिससे त्वचा संबंधी कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। ये दोनों क्वेश्चन एचटेट में आ चुके हैं। वायुमंडल का 50% पार्ट ओनली 5.6 किलोमीटर तक होता है, और 97% भाग ये केवल 29 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। 90 ज़्यादा पूछे तो ज़्यादा किलोमीटर कवर होंगे, कम पूछेगा तो कम किलोमीटर। देखो 50 दोनों में 5 है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, निचले स्तर पर आपकी सबसे भारी गैस, ये क्वेश्चन आया था स्टेट में, आई थिंक पिछले से पिछला था, कि निम्न में से कौन सी गैस है जो सबसे भारी गैस होती है, ऑप्शन था CO2। तो निचले लेवल पर सबसे भारी गैस CO2 होती है, ओनली 20 किलोमीटर की हाइट तक मिलते हैं ये एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों 100 किलोमीटर की हाइट तक मिलते हैं। आयन मंडल में नॉर्थ आपके पोलर एरिया पर होते हैं अरोरा बोरियालिसिस, और साउथ पोल पर होते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। ये एक तरीके की लाइट होती है जो फर्स्ट सनलाइट के साथ वहाँ पर चमकती हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अब ये ऑल्सो, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसे हम कभी करते ही नहीं है, बट इस क्लास में मैं आपको डिटेल से कराऊंगी ये भी। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देखो हमारी जो वायुमंडल है, हमें पढ़ना कंपोजिशन में किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये सारी गैसेज हैं, इनका सबको आपको परसेंटेज याद रखना है। कई बार पीजीटी लेवल में भी इस तरीके से आता है कि सीक्वेंस में लगाओ, बढ़ती मात्रा के अनुसार, घटती मात्रा के अनुसार। तो आपको ये प्रतिशत मात्रा भी लान रखनी है, सारी की सारी डिटेल में है ये, ठीक है। नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95, और ये बिल्कुल डिटेल में याद रखोगे, ऐसे नहीं 21%, 78%, ऐसे मत करना, पूरा डिटेल में इनको लर्न रखना। और ये 4 तो आपको फुल डिटेल में याद रखनी है। उसके बाद आपको ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले नियोन आती है, फिर हीलियम, फिर क्रेप्टोन, फिर जेनोन, और लास्ट हाइड्रोजन, और उसके बाद ओजोन आ जाती है हाइड्रोजन के बाद। 0.00001, 5 0 फिर 1। पूरे वायुमंडल में 99% जो भाग है वो ओनली आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। सबसे ज़्यादा पार्ट इसने कवर किया है। अब ऑक्सीजन देखो किस किस चीज़ों में यूज़ होती है। आपको पता है जीवनदायिनी गैस है, हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तब भी ऑक्सीजन यूज़ होती है। आग जलाने में सहायक है, ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है आपका, औद्योगिक सभ्यता का भी आधार है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, यानी पौधे ही क्या होते हैं, आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑब्जर्व क्या करते हैं, ब्रीथ लेते वक्त क्या करते हैं, CO2, ठीक है। और रासायनिक अपक्षय में भी सहयोग देता है, और भू आकारों की उत्पत्ति में भी सहायक है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं होती ना तो आग आपकी बढ़ती चली जाती, वो कभी भी बुझती नहीं। दूसरा, मिट्टी में प्रोटीन का भी निर्माण करती है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में आपकी एवरेज हम बात करें, मैक्सिमम 128 किलोमीटर की हाइट तक मिलती है। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक बार आया था, ये पीजीटी ज्योग्राफी में, कि कौन सी गैस के अभाव में मनुष्य और जीव जंतुओं के शरीर को के जो टिश्यू है ना वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, तो वो है आपकी नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो।
फिर उसके बाद आती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल जीवनदायिनी गैस होती है वैसे तो, क्योंकि देखो जो हमारे हरे पौधे हैं CO2 के साथ मिलकर स्टार्च और शर्करा बनाते हैं, जो काफ़ी यूजफुल होते हैं आपके साइंस में भी। उसके बाद ये जो विकिरण सौर विकिरण को आने देती है, और फिर उसके बाद बट ये इसका फॉल्ट है ये कि ये लंबी तरंगों के रूप में से वापस नहीं जाने देती। इस तरीके से ये कांच का प्रभाव, जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, वो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और जब ये आपका अधिक जलता है तो उससे CO2 की मात्रा भी 10% तक बढ़ जाती है। इससे आपकी भूमंडलीय ऊष्मा में भी वृद्धि होती है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट जलवाष्प। इससे एक क्वेश्चन तो यही आता है, इसकी मात्रा कितनी है? 0 से 4%। स्रोत क्या होता है इसका? एक तो वाष्पीकरण होता है, और पेड़ पौधे मिट्टी जो भी वाष्पीकरण करती हैं, एवापोरेशन होता है, तो उसी से आपका क्या होता है? वाटर वेपर होता है। प्रति सेकंड आपका 1.60 करोड़ टन जलवाष्प में बदलता है पानी का, 1 सेकंड में। इतना बड़ा पार्ट आपके ठंडे एरिया में, शुष्क एरिया में 1% से भी कम, और भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण और आर्द्र क्षेत्र में 4% तक इनकी मात्रा होती है। वैसे भी मैक्सिमम ओनली 4% तक होते हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बोला अति ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में, यानी जो जल वाष्प है वो आपके ठंडे एरिया में और आपके शुष्क एरिया में इनकी मात्रा सिर्फ 1% से भी क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। और भूमध्य रेखा के आसपास आपके ये मैक्सिमम मात्रा में होती है। तो याद रखना, जैसे जैसे मध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो इनकी मात्रा क्या होती चली जाती है भाई? घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ये वाला आ चुका है ये क्वेश्चन। और ऊंचाई के साथ भी आपके जलवाष्प घटते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। हाइट के साथ भी घटेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तब भी घटेंगे। और फिर ये वाष्प ही संघनित होकर कोहरा, कुहासा, बादल, ये सारी चीज़ें बनते हैं। और जलवाष्प की उपस्थिति से ही आपके इंद्रधनुष और प्रभामंडल दृश्य बनते हैं। ध्यान रखना, आपका जो इंद्रधनुष बनते हैं, प्रभामंडल बनते हैं, ये भी आपके वाटर वेपर की वजह से ही बनते हैं। नेक्स्ट आता है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई? ये सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन करते हैं, स्कैटर करते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। आकाश बिल्कुल नीला पड़ जाता है, जो हमें नीला दिखाई देता है ना, वो भी आपके इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और प्रकीर्णन के कारण ही हमें जो आकाश में लाल और नारंगी रंग की जो छटाएं दिखती हैं, वो भी आपके स्कैटरिंग के कारण ही होती है, प्रकीर्णन के कारण ही होती है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इन्हीं धूल कणों पर ही चिपकता है हमारा वाटर वेपर, और उससे आपके धुंध और स्मोग यानी धूम्र कोहरा बनते हैं, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना इसे। नेक्स्ट आता है आपका आर्द्रताग्राही नाभिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। नमक और धुएं के जो कण होते हैं ना, छोटे छोटे, इनसे वाटर वेपर चिपक जाते हैं और इन्हें बोलते हैं आपके आर्द्रताग्राही नाभिक। तो क्या हो गया आर्द्रताग्राही नाभिक? ये नमक और धुएं आर्द्रताग्राही नाभिक होगी, जिसके चारों ओर वाटर वेपर चिपक गए, फिर संघनन हो जाता है, फिर कोहरा, बादल और वर्षा होती है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को देखे भाई, तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखो, ये मैप है ना, अपनी माइंड में सेट कर लो। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, कौन सी आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है? तो आपको याद रखना है, क्रस्ट और मेंटल के बीच है मोह असंबद्धता, और मेंटल और इनर के बीच है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो लेयर डाल देता है। देखो क्रस्ट का कौन सा पार्ट है? ये इनर क्रस्ट है। और मेंटल का कौन सा पार्ट है? अपर मेंटल है। तो इन दोनों के बीच आपकी मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। इनर मेंटल और अपर कोर के बीच आपकी भाई गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है। अब दूसरी चीज़ देखो, जो क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर में डिवाइड है। 33 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट, फिर 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और 6371 किलोमीटर तक कोर, और इसे ही पृथ्वी का सेंटर पॉइंट भी कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल, ये आपके मेंटल लेयर में मिलता है 100 से 200 किलोमीटर वाला पार्ट। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, जिस पर हम रहते हैं, अपर क्रस्ट में वही होता है हमारा लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर हमारा सारी एक्टिविटी इसी पर होती है, माइंस भी यहीं पर खोदते हैं। एक चीज़ ये कि जैसे जैसे आप 32 मीटर की गहराई पर जाते हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, कम होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। विश्व की सबसे गहरी खान है भाई साउथ अफ्रीका के अंदर रॉबिन्सन गर्थ, उससे ज़्यादा गहरी खान, यानी ये भी नियर अबाउट आपके 4 किलोमीटर तक गहरी है। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं है। ज्वालामुखी, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया था पीजीटी ज्योग्राफी में भी कि हमें प्रत्यक्ष जानकारी किससे मिलती है। देखो ज्वालामुखी जब भी फटता है तो पृथ्वी के अंदर का मटेरियल बाहर आता है, जिसको देखने से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी अर्थ अंदर से कैसी है। गॉट इट?
अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से है, ये अपनी टेबल पीजीटी स्टूडेंट्स याद रख लेना और टीजीटी ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने लगे हैं। घनत्व जिन्हें हम महसूस नहीं कर पाते, सिर्फ मेजर होता है, वो भी हम अनुमान लगाते हैं। दबाव, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय संरक्षण और भूकंपीय तरंगे, इन सब को हम अप्रत्यक्ष रूप से मेजर करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो इसलिए हमें पृथ्वी की आज जानकारी के इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट हम इन्हें देख नहीं सकते, इनडायरेक्ट सोर्स है, याद रखना। 3 लेयर में डिवाइड करते हैं भाई, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, पृथ्वी के आयतन का कितना % पार्ट क्रस्ट का है, 0.5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। क्रस्ट 2 पार्ट्स में है, अपर और इनर। अपर लेयर को सियाल बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अपर क्रस्ट को सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इनर क्रस्ट को सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। महाद्वीप सियाल से बने हैं, महासागर सीमा से बने हैं। इसका आपका डेंसिटी 2.75 से 2.90, इसकी 2.93 से 3.4। ग्रेनाइट चट्टानें आपकी सियाल में मिलती है, बेसाल्ट आपके क्रस्ट उसमें सीमा में मिलती हैं, तो बेसाल्ट लेयर के नाम से भी जानी जाती है सीमा। सेकंड आती है आपकी मेंटल लेयर। देखो मेंटल लेयर का टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना पीजीटी स्टूडेंट्स। अपर मेंटल में 870 डिग्री सेल्सियस और इनर मेंटल में 2200 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। और एनसीईआरटी में आपका ये दिया गया भाई, वैसे हम पढ़ते आ रहे हैं 100 से 200 किलोमीटर तक एस्थेनोस्फीयर है, बट एनसीईआरटी में एक जगह 50 to 400 किलोमीटर दिया गया। अगर ऑप्शन में ये गिवन हो तो आप इसे करेक्ट कर सकते हो। दुर्बलता मंडल प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, मेल्ट हुए प्लास्टिक की फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद इसका जो समस्त घनत्व है मेंटल का, सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करती है 83%। संवहन धाराएं चलती हैं आपकी, महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंप, ज्वालामुखी, सबको ऊर्जा यही मेंटल लेयर ही देती है। घनत्व की बात करें, डेंसिटी 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। टेक्टोनिक प्लेटें, देखो ये क्वेश्चन भी आता है, टेक्टोनिक प्लेटें आपके दुर्बलता मंडल के ऊपर ही मूवमेंट करती हैं, मूव करती हैं। क्रोड लेयर, ये आपकी लास्ट लेयर होती है। गुटेनबर्ग असंबद्धता इसे अलग करती है, मेंटल प्लस कोर गुटेनबर्ग असंबद्धता। इसमें आपकी नीफे भी कहते हैं, इसे नीफे क्यों कहते हैं, क्योंकि निकल और फेरस यानी एफी लोहा ये सबसे ज़्यादा मिलता है कोर में। कोर के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर जो कि द्रव और अर्ध द्रव यानी कहीं लिक्विड और कहीं आपके सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और इसकी जो होते हैं ये 2900 से 5150 किलोमीटर की डेप्थ में होता है। 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या होता है भाई, आउटर कोर का डेंसिटी होती है। एस लेयर इसमें एंट्री नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर आपका 5150 से 6371 किलोमीटर की डेप्थ में मिलता है, ठोस अवस्था में मिलता है। घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कोर का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है, यानी देखो 0.5 के अलावा क्रस्ट का 83% आपका मेंटल और 16% आपका आंतरिक कोर, और कुल द्रव्यमान 32% है। अब इसको याद रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस वाली से, ये आपको लर्न रखनी है, बिल्कुल ट्रिक है इसकी। ऑक्स सियालिक सोपमा, ऑक्स से ऑक्सीजन, सियालिक SI से सिलिकॉन, Al से एल्यूमिनियम, I से आयरन, C से कैल्शियम, SO से सोडियम, P से पोटाशियम, Ma से मैग्नीशियम। यानी सबसे मैक्सिमम में ऑक्सीजन और सबसे मिनिमम में मैग्नीशियम। अब आपसे फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, आपको ये ट्रिक ये लर्न रखनी है, उसके बाद आप हर तरीके का जवाब दे सकते हो। ये और कुछ आपकी देखो टीजीटी स्टूडेंट्स के तो नहीं आते, बट पीजीटी का आता है। कई बार टीजीटी में डिटेल में डाल दिया, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है भाई। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब आपकी अपर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, देखो आपको पता है इनर क्रस्ट और मेंटल दोनों के बीच मोह असंबद्धता है, और इनर मेंटल और अपर कोर के बीच गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। अब आपका आता है अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच क्या है, तो आपका आंसर रहेगा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच रैपिटी, और अपर कोर और इनर कोर के बीच लहमान। कॉनराड रैपिटी लहमान, कॉनराड रैपिटी लहमान, इस तरीके से आप 3 बार इसे रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रॉक्स। सबको पता है रॉक्स आपकी क्रस्ट जो चट्टानें उससे बनी है, एक से अधिक खनिज होते हैं। रॉक अलग अलग टाइप की होती हैं। प्रवेश्य यानी प्रवेश्य में जिसमें पानी घुस जाता है, या अप्रवेश्य सॉलिड भी हो सकती हैं। धरातल में 16 किलोमीटर की गहराई तक आपका 95% जो पार्ट है हमारे सरफेस का, भूपट्टी का, क्रस्ट का, वो आपकी चट्टानों से बना है।
और जो मिट्टी के निर्माण में सबसे पहला आपका वैदरिंग होता है, अपक्षय होता है, और ये अपक्षय चट्टानों पर ही होता है, यानी चट्टानें ही इस अपक्षय में अपनी जगह पर टूटती हैं। तो 3 टाइप्स की आपकी रॉक्स होती हैं मेनली। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स: आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स ये आपके आग्नेय शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है। इग्नियस इग्निस से बना यानी अग्नि। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतर उपस्थित तरल और तप्त द्रव्य के ठंडा होकर ठोस हो जाने से हुए, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर गरम गरम मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। अर्थ पर सबसे पहले यही बनती है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अर्थ पर सबसे पहले यही बनती है, इसलिए प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद ज्वालामुखी विभेदन द्वारा आपकी आग्नेय, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपकी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आगे चल के ये चट्टानें 2 प्रकार की होती है। अब टीजीटी में भी इतना डिटेल से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक होती है आपकी अंतर्वेदी, एक होती है बाहरवेदी। जब मैग्मा आपके धरातल के ऊपर नहीं आएगा बल्कि पृथ्वी के अंदर ही अलग अलग फॉर्म में जम जाएगा, तब बनेगी अभी आपकी अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। यह अंतर्वेदी वाली आगे चलकर अगेन 2 टाइप्स की होती है। पातालीय चट्टानें, जिसका मीनिंग ये होता है पाताल देवता, अर्थ के अंदर बन रही है, ठीक है, काफी गहराई में, जहां से मैग्मा पैदा हुआ वहीं पर बन गई। मैग्मा पैदा हुआ अर्थ के अंदर काफ़ी गहराई में और वहीं पर जम गए, वहीं पर बन गया, तो जैसे गैब्रो और ग्रेनाइट टाइप की चट्टानें। सेकंड आती है अधिवितलीय मध्यमवर्ती चट्टानें। इसमें क्या होता है, इसमें जो गहराई से मैग्मा आया और फिर कोई बीच में कोई रॉक्स आ गई या कुछ और आ गया और वो मैग्मा फिर अलग अलग दरारों में चला गया, अलग अलग दरारों में, नालियों में चला गया, संधियों में चला गया अर्थ के अंदर ही, और वहाँ पर फिर वो जम गया। तो इस तरीके से आपकी मध्यमवर्ती आग्नेय सेल बनती है। डोलोराइट और माइका पैगमेटाइट, ठीक है, ये आपकी कौन सी चट्टानें होती है, अधिवितलीय या मध्यमवर्ती चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट आती हैं एक्सट्रूसिव। वो इंट्रूसिव थी, ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी जो क्या होगी भाई, हमारे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के बाहर जब लावा बाहर आ जाता है तो बाहर आकर ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनती हैं। ये चट्टानें होती है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। भाई या तो इनके कण इनके बनेंगे नहीं, कण बनेंगे तो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, लावा जल्दी ठंडा हो जाता है तो आपकी कांच जैसी चट्टानें बनेंगी, जिसे ज्वालामुखी ग्लास या आपसी सीढ़ियन भी कहते हैं, जब आपका लावा बहुत जल्दी ठंडा होकर ठोस हो जाएगा। बेसाल्ट ज्वालामुखी सैलों का ही एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है, इस लावे के साथ बड़े बड़े आकार के चट्टानी खंड भी बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार की जब चट्टानें बनेंगी तो उसे ज्वालामुखी निष्कास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये तो आपने समझ लिया आग्नेय चट्टानें भाई लावा के निकलने के बेसिस पर, मैग्मा के बेसिस पर। अब आता है रासायनिक संरचना के बेसिस पर। तो अगेन आपकी 2 टाइप्स की होती है, अधिसिलिक, अल्पसिलिक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, अधिसिलिक यानी सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, 65 से 85%। अम्लीय आग्नेय चट्टानें भी इसे कहते हैं, लोहे की मात्रा बिल्कुल कम होती है, ठीक है। आपकी ग्रेनाइट, ये एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में आपको ग्रेनाइट नहीं मिलेगा। कौन सा आपका बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है, ऑब्सिडियन मिलेगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अल्पसिलिक यानी जिसमें सिलिका की मात्रा आपकी 45 to 55% तक होती है, लोहा और मैग्नीशियम के खनिज ज़्यादा होते हैं, और बेसाल्ट और गैप्रो ये दोनों आपके अल्पसिलिक होते हैं। और बेसाल्ट किस एग्जाम्पल में आते हैं, बहिर्वेदी में, और गैप्रो अंतर्वेदी में। गैप्रो और ग्रेनाइट दोनों अंतर्वेदी है, और आपके भाई बेसाल्ट और उसके साथ साथ आपका ऑब्सिडियन ये दोनों बहिर्वेदी हैं। अब आपकी अलग अलग जब वो मैग्मा जमता है अर्थ के अंदर तो कुछ अलग अलग फॉर्म बनती है, और उन फॉर्म को ध्यान से देख लो, ये भी एग्जाम में आ सकती है। ये अर्थ के अंदर ही बनती हैं। मैग्मा का गुंबदाकार जब जमाव बनता है तो वो होते हैं आपके बैथोलिथ, ठीक है। ऊपरी तल ढाल बिल्कुल खड़े होंगे और ऊपरी तल क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। बड़े बड़े पर्वतों की जड़ में आपके बैथोलिथ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए का इडाहो राज्य में 40,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में बैथोलिथ फैला हुआ है। वेस्ट कनाडा में कोस्ट रेंज में भी इसका एग्जाम्पल मिलता है। देखो ये वाली शेप होती है बैथोलिथ की, ऊपर से उबड़ खाबड़ होता है, नीचे से इसका वह बेस भी होता है। ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव माने जाते हैं बैथोलिथ। नेक्स्ट आते हैं स्टोक। स्टोक बस छोटा बैथोलिथ स्टोक होता है, कम एरिया में होता है, सब कुछ बैथोलिथ जैसा होता है इसका। बाकी लैकोलिथ कैसा होता है, ये जब आपकी छतरी नुमा रूप, जैसे हमारी छतरी होती है ना बरसात में, तो उस टाइप के जो होते हैं, देखो बैथोलिथ के बिल्कुल खड़े ढाल होते हैं इस तरीके से, और जो
ये होती है आपकी लैकोलिथ, ये छतरी नुमा होती है। और जो आपके लैकोलिथ होते हैं ये आपके बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का अंतर्वेदी प्रतिरूप है, यानी जो लावा बाहर आके जम गया उस लावा के अंदर वाला जो पार्ट है वो होता है आपका लैकोलिथ। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में बहुत सारे लैकोलिथ देखने को मिलते हैं। लैपोलिथ टर्शरी नुमा यानी प्लेट की फॉर्म में जो होते हैं ना भाई, वो होते हैं आपके प्लेट की फॉर्म में जो होते हैं ये होते हैं आपके लैपोलिथ, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल एरिया में मिलते हैं। फैकोलिथ यानी लहरदार आकृति, और इनके बीच में मैग्मा जम जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था अभिनीति और अपनीति से रिलेटेड, तो जब भी इस तरीके की लहरदार आकृति में जमते तो अगर अपर वाले पार्ट में पिक पर जमता है मैग्मा तो वो होता है भाई आपका अभिनीति, और अगर अपनीति अगर नीचे जमता है तो वो होता है आपका अभिनीति। दोनों याद रखना। सिल क्या होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पीजीटी ज्योग्राफी में भी। परतदार सेलों के बीच बिल्कुल पैरेलल एरिया में जो अधिवतल्य चट्टानें बनती है उसे सिल कहते हैं। और जब ये आपकी देखो, जब आपका मैग्मा इस तरीके से जमाए करेगा ना, इन लेयर्स के बीच ऐसे जम जाएगा तो वो होती है आपकी सिल। और जब ये पतली सिल 1 मीटर से भी पतली होगी तब उसे बोलते हैं शीट। डाइक क्या होती है, जब आपके भूतल के नीचे जो मैग्मा है वो बिल्कुल आपका वर्टिकल फॉर्म में दरारों में जम जाता है तो वो होते हैं डाइक। आसपास की सैलों के अपरदन द्वारा नष्ट होने पर डाइक एक खड़ी झुकी विशाल दीवार की भांति भी दिखाई देती है। ठीक है, डाइक से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना अगर ऑप्शन में आपको लंबवत वर्ड लिखा हुआ मिल जाए सीधा आंसर डाइक को कर देना। इंडिया में के झारखंड के सिंहभूम जिले में इस तरीके की चट्टानें मिलती हैं। अब देखो पीजीटी ज्योग्राफी में आता है इनकी विशेषताओं से रिलेटेड भी, तो इनकी विशेषताएं थोड़ी ध्यान से पढ़ लेना। आग्नेय शैली सॉलिड होती है, कठोर होती है, सनत होती है, लेयर्स इनमें बिल्कुल नहीं होती, रंध्र नहीं होते, पानी इनमें एंट्री नहीं कर पाता, रवेदार होती हैं। आग्नेय अंतर्वेदी सैलों के रवे बड़े और बहिर्वेदी के बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। लावा से बनती है सबको पता है, और अपक्षय के द्वारा इनमें कुछ कुछ दरारें पड़ जाती हैं। सोना, चांदी, हीरा, निकिल, प्लैटिनम, मैग्नीज, लोहा, टीन, जस्ता, ये सब कुछ आपका इन्हीं चट्टान में मिलता है। जो आपकी काली मिट्टी है वो भी आपकी इन्हीं अग्न्य चट्टानों से बनती है। गर्म पानी के झरने मिलते हैं। सिलिका की मात्रा अलग होगी, अधिक होगी तो ये अग्न्य चट्टानों का रंग आपका हल्का होगा, मात्रा कम है तो गहरा होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स इज सेडिमेंट्री रॉक्स। निर्माण प्रक्रिया यानी व्यवस्थित होना, सेडिमेंट होना। देखो आपकी जब वेदरिंग के द्वारा, अपक्षय के द्वारा या अपरदन के द्वारा आपके इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं तो अवसाद बनते हैं, सेडिमेंट बनते हैं, बालू, मिट्टी, बजरी, रोड़ी, और फिर ये लेयर बाय लेयर जम जाते हैं तो अवसादी चट्टानें होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को लिथिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, यानी अवसादी चट्टानों के बनने का पूरा प्रोसेस, कंकर पत्थर को जमन एक लेयर्स में जमना, लेयर बाय लेयर इस तरीके से बनना, तो ये पूरा आपका लिथिफिकेशन कहलाता है। और लेयर्स में जब इसे मिलने के कारण इसे स्ट्रैटिफिल्ड रॉक्स भी कहते हैं। इन सबको आप याद रखना। अवसाद के अलावा ये आपके पौधे और जानवरों के जो अवशेष होते हैं उनके मरने के बाद तो, और जीवांश होते हैं और घुलनशील तत्व इनमें भी योगदान देते हैं, उनसे भी आपकी अवसादी चट्टानें बनती है। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्थल मंडल का 3/4 भाग 75% हमारी अवसादी चट्टानें। सीधा क्वेश्चन आता, पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें। 2 से 3 किलोमीटर की गहराई तक होती है, उससे ज़्यादा गहराई तक ये नहीं मिलती। इनका योगदान स्थल मंडल के आयतन में 5% है। रासायनिक संरचना के बेसिस पर 2 टाइप्स की होती है, थोड़ी क्लासिफिकेशन ही अभी तो। एक तो होती है आपकी निर्जैव, एक जैव। सिंपल सी बात है भाई, जो आपकी जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जैव, जिसमें जीवन है वो जैव। ठीक है, यानी जो चट्टानें आपके यांत्रिक क्रिया द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा चट्टानी कणों के टूट कर जमने से बनी है वो होगी आपकी निर्जैव अवसादी चट्टानी। ठीक है, निर्जैव अवसादी चट्टानी 2 टाइप्स की होती है, बालू प्रधान और चीका प्रधान। बालू प्रधान जो बालू के कण के दबाव में लेयर, यानी बालू की मिट्टी की लेयर बाय लेयर बन गई, तो जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है, वो आपकी बालू प्रधान होगी। कांग्लोमेरेट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कैसे आया कि समुद्र तट पर या नदी के तट पर जो बालू के कण होते हैं के साथ गोल या चिकने रोड़े आपस में चिपक जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कांग्लोमेरेट, याद रखना। और जब ये रोड़े आपके गोल ना होके नुकीले हो जाते तो ब्रेशिया कहलाता है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ब्रेशिया क्या होता है और कांग्लोमेरेट क्या होता है। ठीक है, जब आपके वो पत्थर गोल गोल होंगे और चिपक गए उसके साथ बालू के कण तो वो होंगे कांग्लोमेरेट, और जब नुकीले होंगे तो ब्रेशिया। नेक्स्ट आता है चीका प्रधान अवसादी चट्टानी। दलदली और चिकनी मिट्टी के में जब दबाव पड़ता है, लेयर में जम जाती है तो वो होती है चीका प्रधान। जैसे क्ले बन जाती हैं आपकी, शेल बन जाती हैं, भारी होती है और कठोर होती हैं।
नेक्स्ट आता है रासायनिक क्रिया द्वारा बनी अवसादी चट्टानें। तो रासायनिक क्रिया द्वारा यानी खारी झीलें, लैगून का जलवाष्प बन के उड़ जाना, इस तरीके से जो आपकी चट्टानें बनती है, जैसे सेंधा नमक, जिप्सम सोरा। अब सेंधा नमक सभी यूज़ करते हैं, वर्त में भी वैसे भी, ठीक है। तो उनके द्वारा जो चट्टानें बनती है वो होती है आपकी अवसादी चट्टानें। तो ये थी आपकी निर्जैव अवसादी चट्टानें। अब आती है भाई हमारी सेकंड जैव अवसादी चट्टानें। स्थल मंडल के नीचे जब भी आपके जीव जंतु और वनस्पति के दबने से, उनके क्षय से जो चट्टानें बनती है वो होती है जैव अवसादी चट्टानें। फर्स्ट आता है इसमें चूना प्रधान अवसादी चट्टानें। देखो चूना प्रधान यानी चूना प्रधान कवच, अस्थि पंजर इनके जुड़ जाने से बनेगी। और अब ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में समुद्र में लगभग 2000 किलोमीटर लंबी खटक मिलती है, ग्रेट बैरियर रीफ, उनसे बनती। ग्रेट संसार की सबसे लंबी परवाल भित्ति है ये, ठीक है। और ये आपके क्वींसलैंड के तट पर है, 2000 किलोमीटर लंबी है। क्वींसलैंड का वो एरिया पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। चूना पत्थर, सैलखिंडी और खड़िया, ये इसी के ही एग्जाम्पल हैं। कार्बन प्रधान यानी जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, तने हैं, पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, जड़ हैं, उनकी परतों में दब जाने से बनती हैं। और ये बाद में कोयले में बदल गई और इन्हें कार्बोनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी सैलों की विशेषताएं क्या होती है भाई? देखो इनमें कभी लेयर्स पाई जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में रवे नहीं पाए जाते, फोसिल्स होते हैं, इनमें नरम होती है। ये सारी याद रखना, एग्जाम में आती हैं। स्पेशल पीजीटी स्टूडेंट्स। अपर्दन होता है, अपक्ष अधिक होता है, सरंध्र होती है, जल सुगमता से इनमें एंट्री कर पाता है। कोयला और खनिज तेल, सीमेंट, बलुआ पत्थर, ये सारे के सारे आपकी अवसादी चट्टानों में ही आती हैं। लास्ट एंड थर्ड रॉक्स ऑफ द अर्थ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक यानी जो अपने रूप में चेंज कर लेती हैं, और इनको 3 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, दाब, आयतन और टेम्परेचर। इसमें जो रूपांतरण जो चट्टानें हैं, पहले से इनमें पुण्य क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं, यानी इनमें पहले जो खनिज थे ना वो बदल जाते हैं, या तो वो प्रेशर में आके बदलेंगे, या वॉल्यूम में, या फिर टेम्परेचर का उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो रूपांतरण केवल अग्न्य और अवसादी सैलों का नहीं होता, बल्कि रूपांतरण आपकी चट्टानों का भी होता है। चट्टानों का जो रूपांतरण होता है वो 2 टाइप से देखने को मिलता है। गतिक रूपांतरण, जिसे डायनामिक मेटामॉर्फिक कहते हैं, और थर्मल मेटामॉर्फिक कहते हैं। गतिक रूपांतरण आंतरिक हलचल के कारण जब चट्टानों में वलन या फोल्ड पड़ जाते हैं, बैंड पड़ जाते हैं, चट्टानों पर भारी दबाव पड़ता है, तो सैलों के टूटने के कारण मूल खनिजों का बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तन के, यानी जब चट्टानों में दोनों तरफ से प्रेशर डाला और उसमें फोल्ड पड़ गए इस तरीके से, तो वो होते हैं आपके गतिक रूपांतरण। जैसे ग्रेनाइट नीस में, ठीक है, ग्रेनाइट आपकी आगन्य चट्टान थी, नीस में चेंज हो गई, चिकनी मिट्टी में बदल गई। सैल आपकी शिस्ट में चेंज हो गई। शैल आपकी कौन सी चट्टान थी भाई? अवसादी, शिस्ट में चेंज हो गई, तो रूपांतरित चट्टान बन गई। तापीय रूपांतरण जब टेम्परेचर के प्रभाव में आकर, पहले संपर्क कायंत्रण, जब मैग्मा के संपर्क में जो भी चट्टानें आती है वो मेल्ट हो जाती हैं, फिर उनके गुण बदल जाते हैं, फोम बदल जाती है, स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाता है। जैसे बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बिटुमिनस एंथ्रासाइट और ग्रेफाइट में, इस तरीके से 150 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस में स्लेट पुनः रूपांतरित होकर फाइलाइट में चेंज हो जाती है। प्रादेशिक रूपांतरण, यह घटना विस्तृत क्षेत्रों में घटित होती है, और इस कांतरत में अनेक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, यानी दबाव और ताप का योगदान पूरा का पूरा रहता है। ग्रेनाइट बदलती है नीस में, चिकनी मिट्टी और शेल बदलती है आपकी सिस्ट में, ये किसी एरिया में होती हैं। अब आप इस टेबल को याद रखोगे, ये एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ग्रेनाइट हमेशा आपका नीस में बदलेगा, बेसाल्ट सिस्ट में, गैब्रोनिक्स में। ये थी आपकी तीनों अग्न्य चट्टानें जो बदल कर रूपांतरित चट्टानों में चेंज हो गई। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, कोयला, हीरा और ग्रेफाइट में, शैल और चिकनी मिट्टी आपकी स्लेट और सिस्ट में चेंज हो जाती है। उसके बाद कण संरचना के आधार पर भी कांतरित चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फोलिएटेड रॉक्स। कांतरित की प्रक्रिया में कुछ कण आपकी लेयर्स में होते हैं, समांतर रेखाओं के रूप में होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, और इसको फोलिएशन, शल्कन और संग्रेशन भी कहते हैं। एक बार पीजीटी लेवल पे ये क्वेश्चन आता था, ठीक है, कि फोलिएटेड रॉक्स क्या होती है। ये आपका एक टाइप होता है किसका? मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही, ठीक है। जब आपकी खनिज पदार्थ बिल्कुल समानांतर रेखाओं में जमेंगे ना, तो उसे बोलेंगे हम क्या? शल्कन, संरेखन या पत्रण या फोलिएशन। अपत्रित क्या होगी? जब भाई लेयर्स में ना जमकर कण कण कहीं कहीं जम गया तो उसे अपत्रित कहते हैं। तो संगमरमर आपकी इसी तरीके की रॉक्स देखने को मिलती हैं। फिर इनका महत्व क्या क्या होता है? देखो आपको बहुत ज़्यादा महत्व होता है कांतरित सैलों का,
आपके सबसे महत्वपूर्ण खनिज जैसे नीस, क्वार्टरजाइट, ग्रेफाइट, एंथ्रासाइट, स्लेट, संगमरमर, सारे ये इसी में होते हैं। कांच उद्योग में देखो जैसे हीरा डायमंड का यूज कांच को काटने में किया जाता है, ठीक है। इमारती पत्थर वगैरह में ग्रेफाइट का उपयोग, पेंसिल का सिक्का, धातु गलाने की घड़ी या परमाणु बिजली घरों में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ग्रेफाइट का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखना। रतन, मणिक, नीलम, ये सारे हमें यहीं से मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक से। सेल, खड़ी, टेल्क, ये सौंदर्य प्रसाधन में सारा यूज होता है, ये भी मेटामॉर्फिक से मिलता है। एस्बेस्टस, ये भी मेटामॉर्फिक से रुकता है, जो कि अग्निरोधी पदार्थ है, ठीक है। गार्नेट आप घर्षक उपकरण में यूज होता है। अब रॉक सर्कल क्या है, देखो सबसे पहले भाई अवसादी चट्टानें बनी, मैंने डायग्राम नहीं बना रखा, देखो हाँ ये इसी चीज़ से समझ लो। सबसे पहले आगन्य चट्टानें बनी, आगन्य चट्टान के बाद अवसादी बनती है। जब आगन्य चट्टानों का अपक्षय होता है, पर्दन होता है कण कण में, फिर अवसादी चट्टानें वही जो आपकी सेडिमेंट है, अवसाद है, जम जाते हैं, लेयर बाय लेयर अवसादी बन जाती हैं। फिर आपके दाब में आकर, टेम्परेचर में आकर वो अगेन अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, रूपांतरित बन जाते हैं, और फिर यही रूपांतरण आपके आगे चलकर क्या हो जाता है, आगन्य चट्टानों में बदल जाता है। तो इस तरीके से ये एक पूरा सर्कल चलता रहता है, जिसे बोलते हैं आपके क्या, रॉक सर्कल, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्लेट विवर्तन की। देखो प्लेट सबका सबसे पहले यूज आपको पता होना चाहिए किसने किया, कनाडा में 1965 में कनाडा के थे टूजो विल्सन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ठीक है। और पार्कर ने तत्व, ये तो छोड़ो, और एक सिद्धांत के रूप में इसने किसने सबसे पहले थे आपके मार्गन ने 1967 में इसने प्रेजेंट किया था, और प्रथम योगदान दिया था 1960 में हैरी हैस ने। बट एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, हैरी हैस वाला 1916 में, ठीक है। महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दो आपकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो पूरा चुंबकीय विसंगति, एक महासागरीय नीतल के प्रसरण। सिद्धांत की रूपरेखा की बात करें तो हमारी पृथ्वी का जो ठोस स्थल रोगंड है, वो जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, एक तो सियाल आती है, उसमें सीमा आती है, और ऊपरी मेंटल लेयर आ जाती है स्थल मंडल के अंदर। स्थल मंडल 5 से 100 किलोमीटर है, और फिर मेंटल में आपका दुर्बलता मंडल है, ये चीज़ मैं आपको करवा चुकी हूँ इसके पेट। अब ये 7 की 7 लेयर्स आपको लर्न रखनी है। उत्तरी अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, यूरेशियाई यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियाई, प्रशांत महासागरीय, पूर्णतः महासागरीय प्लेट है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इंडो ऑस्ट्रेलियान प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, तो ये सारी की सारी प्लेटें आती हैं। 7 प्लेटों के नाम आपको लर्न होनी चाहिए। कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, और आजकल एग्जाम में एग्जामिनर की फेवरेट बनी हुई है ये छोटी प्लेटें, पूछता है कौन सी प्लेट कहाँ पर है, सीक्वेंस में लगाओ इस तरीके से। तो कोकस प्लेट बिल्कुल आपके सेंट्रल में, यानी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ना, उनके बिल्कुल सेंटर में आपकी है कोकस प्लेट, प्रशांत महासागर की ओर। देखो अटलांटिक ओशन की ओर नहीं, जैसे आपका भाई आगे बना भी रखा होगा। नाजका प्लेट आपकी दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर की ओर है, दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर की ओर है। अरेबियन प्लेट आपकी अरब प्रायद्वीप में है। फिलीपीन प्लेट एशिया प्लस प्रशांत महासागर की ओर, यानी एशिया का वो पार्ट जो प्रशांत महासागर में है उसकी ओर है। कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के तट पर है, ठीक है, न्यू गिनी के तट पर है, यानी फिलीपींस और इंडियन प्लेट दोनों के बीच में है। फ्यूजी प्लेट आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, फ्यूजी प्लेट, ठीक है। इस तरीके से प्लेट बाउंड्री क्या होती है, इनके किनारे वाले पार्ट होते हैं, 3 बेसिस होते हैं। एक तो अपसारी किनारे डाइवर्जिस, जब एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, आप ये देख रहे हो, विपरीत जाएंगी, डाइवर्स होती हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और इसमें आपकी रचनात्मक प्लेटों का निर्माण होता है। मध्य अटलांटिक कटक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम में आता है। आप सारी प्लेट का एग्जाम्पल बताइए, और पूर्व अफ्रीका की भ्रंश घाटी भी इसका एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अभिसारी। अभिसारी क्या होगा भाई, जब दोनों एक दूसरे के क्या आएंगी, नज़दीक आती हैं, और इसमें क्या होता है, भारी वाली जो घनत्व वाली प्लेट होती है, हल्के वाली घनत्व से वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है, भारी वाली नीचे चली जाती है, हल्की वाली उसके ऊपर से चली जाती है, और जिस एरिया में ये चीज़ें होती है यानी नीचे धंसते, उसे परिवेष्टन क्षेत्र बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, परिवेष्टन क्षेत्र क्या होता है। और इस धंसती हुई प्लेट का कुछ भाग मेल्ट हो जाता है, मैग्मा बन जाता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, खाइयाँ बनती हैं, सब कुछ इसी की वजह से बनते हैं। यहाँ तक कि हिमालय और आल्पस माउंटेन भी आपकी अभिसरण की वजह से ही बनी है। मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की जो एंडीज माउंटेन है, जिसमें जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और उत्तरी प्रशांत महासागर में है आपकी जो गहरी गहरी खाइयाँ, वो भी आपकी इसी का ही एग्जाम्पल है। थर्ड आता है रूपांतरण किनारे, जब एक दूसरे के सहारे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दिशा में खिसक जाती हैं, तो उसे रूपांतरण प्लेटें कहते हैं। इसे संरक्षी और निष्क्रिय प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है। रूपांतरण प्लेटें इस तरीके से जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें ना तो कोई भी नया स्थल बनेगा, ना ही विनाश होगा। इसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में बहुत
बहुत आते हैं। डेड सी, मृत सागर का डेड सी की निम्न भूमि इसका एग्जाम्पल है रूपांतरण का, ट्रांसवर्स का। और कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास सबसे ज़्यादा डाला जाता है। सान एंड्रियास पड़ता है प्रशांत महासागर की ओर प्लस उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, अब कौन कौन से बल है जिसकी वजह से प्लेटें मूवमेंट करती हैं? तो भाई एक तो आता है आपका तापीय संवहन बल। और तापीय संवहन बल क्या होता है? चट्टानें नीचे से ऊपर की ओर फिर ऊपर से नीचे की ओर वर्ताकार घूमती रहती हैं, गहराई में जाकर मैग्मा नष्ट हो जाता है, संवहनीय धाराएं बन जाती हैं। संवहनीय धारा का सिद्धांत दिया था ओथर होम्स ने। ओथर होम्स ने 1930 में संवहनीय धारा की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेटों को नीचे दुर्बल और उष्ण मेंटल है, जो प्लेटों को क्या रहता है भाई, सरकाता रहता है। ओथर होम्स के बाद हैरी हैस की महासागरीय नीतल के विस्तार की धारणा को भी इसने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। सेकंड आता है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल। देखो एक आपने पढ़ लिया बल, दूसरा फोर्स आता है गुरुत्व बल, जो कि इफेक्ट डालता है काफ़ी ज़्यादा प्लेटों की मूवमेंट में। ऊपरी प्लेट की जो ऊंचाई है तटों की अपेक्षा 2 से 3। देखो वैसे तो ना सिंपल क्वेश्चन आता है कि प्लेटों को मूवमेंट करने वाले इफेक्टिव जो फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। एक आपका कौन सा आ जाएगा भाई, तापीय संवहन प्रवाह बल, और दूसरा आ जाएगा गुरुत्व बल। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता। चट्टान का बाहर ये छोड़ो। भारतीय प्लेटों का संचरण, भारतीय प्लेट देखो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, उत्तर दिशा की ओर खिसक रही है, और जिससे हमारा जो साउथ इंडिया है वो ईस्ट की ओर सरकता जा रहा है। 1.5 सेंटीमीटर पर एरिया इंडिया पूर्व की ओर खिसक रहा है। अब देख लो ये मैप जो कि मैंने खुद ही ड्रॉ किया है। ठीक है, इसमें आपको छोटी बड़ी सारी प्लेटें दिख जाएंगी। देखो कोकस प्लेट मैंने आपको बताई थी मध्य अमेरिका में प्रशांत महासागर की साइड। कैरेबियन प्लेट ये आपकी पड़ती है, ये भी मध्य अमेरिका के आसपास एरिया में पड़ती है। कैरेबियन आइलैंड है यहाँ पर, कैरेबियन आइलैंड वाले एरिया में, बट अटलांटिक ओशन की साइड, ये आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, उसके बाद नाजका प्लेट पड़ती है भाई आपकी यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में और प्रशांत महासागर की साइड। और साउथ में देखो स्कोशिया प्लेट पड़ती है, बिल्कुल साउथ अमेरिका में और प्रशांत महासागर की साइड स्कोशिया प्लेट। अरब प्लेट आपकी यहाँ पर आ जाती है, अरब प्लेट। फिलीपींस प्लेट प्रशांत महासागर एशिया की साइड। और देखो यहाँ पर पड़ती है आपकी फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट आपकी यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक सारी हो गई हैं, आगे बढ़ें। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक भूकंप यानी ज्वालामुखी। उससे पहले इतना मैंने आपको पढ़ाया है कंटिन्यू, और पूरा मैं आपको जनरल ज्योग्राफी के सारे टॉपिक आज करवा के जाऊंगी। 77 पेजेस की ये आपकी क्या है पीडीएफ है, और नियर अबाउट हमने कितने पेजेस कर लिए भाई, 30 पेजेस मैंने आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं, यानी इस ब्रांच से आपको इस 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे पीजीटी ज्योग्राफी में, और टीजीटी वालों को आराम से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो से। तो मैक्सिमम लाइक करना वीडियो को, सभी शेयर करना, और व्यूज़ अच्छे आएंगे तभी मैं और पार्ट पढ़ाऊंगी आपको इस तरीके से। कमेंट करोगे मुझे, अगर व्यूज़ नहीं आए तो मैं आगे नहीं कराऊंगी, मैं सीधा और स्पष्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत ज़्यादा हो जाती है और उतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट आपकी ओर से नहीं मिलता, तो मेरा मन नहीं करता भाई वीडियो बनाने का। कम से कम तुम शेयर कर सकते हो, और अपनी फैमिलीज़ के फ़ोन से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर 1.5 साल हो गया, इतने सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं बस। ठीक है, तो स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल के साथ पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। मेरी सिर्फ आपसे यही होप है, और आई थिंक आप मेरी होप को पूरा ज़रूर करोगे। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स अवेलेबल है, बट ये पेड नोट्स रहेंगे। और एसएसटी टीजीटी एसएसटी की भी और पीजीटी ज्योग्राफी की भी कोई अच्छी तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी करना चाहता है, तो नोट्स और पेड कोर्स अचीवर्स अकेडमी पर अवेलेबल है। नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नोट्स पेड रहेंगे भाई, ठीक है, फ्री में नहीं है, पेड नोट्स हैं, तो कहीं आप मुझे परेशान करो, पेड नोट्स रहेंगे। अर्थक्वेक भूकंप, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, किसी बाह्य, देखो भूकंप क्या होता है सबको पता है, अधिकतर 75 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप आते हैं। और क्वेश्चन आता है यहाँ से, जहाँ पर भूकंप पैदा होता है या जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे कहेंगे हम उद्गम केंद्र यानी फोकस पॉइंट। क्या कहेंगे? सिस्मिक फोकस पॉइंट। ठीक है, और इसे हम हाइपो सेंटर या अवकेंद्र भी कहते हैं फोकस पॉइंट को। ये चीज़ भी ध्यान रखना पीजीटी स्टूडेंट्स। एपी सेंटर अलग है, अभी कराऊंगी। अवकेंद्र या हाइपो सेंटर भी कौन सा होता है? सिस्मिक फोकस। धरातल का, तो धरातल का वो पॉइंट
जो उद्गम केंद्र के निकट जहाँ पर आपकी भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उसे ही कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। क्या होता है? जहाँ पर भूकंपीय तरंगें बिल्कुल आपके फोकस पॉइंट के निकट रहेंगी और सबसे पहले पहुँचती है वो होता है आपका एपिसेंटर या अधिकेंद्र। इन्हें समभूकंपीय रेखाएं भी कहते हैं। और ये जो आपका उद्गम केंद्र है इसके बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आपका अधिकेंद्र होता है, हमेशा आपका एपिसेंटर होता है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि भूकंपीय तरंगें सबसे पहले जहाँ पहुँचती हैं उसे क्या कहते हैं? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अब देखो ये तो सबको पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है। पिछली बार तो एचटेट में इंग्लिश वाले पोर्शन में भी आया था, भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है। भूकंप लेखी की रचना आपके जड़त्व के सिद्धांत पर है। पीजीटी ज्योग्राफी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बेसिस पर है? जड़त्व के प्रिंसिपल पर है आपका भूकंप लेखी की रचना। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, आइसोसीस्मल लाइन क्या होती है? समभूकंप रेखाएं, यानी समान तीव्रता और जहाँ पर नुकसान हुआ है उन रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं भूकंप रेखाएं। एक ही समय भूकंप की तीव्रता को प्रकट करने वाली रेखाएं सह भूकंप रेखाएं होती हैं, यानी होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? होमोसिस्मल लाइन। देखो ध्यान देना दोनों में, एक होती है आइसोसिस्मल, बिल्कुल एक जैसी तीव्रता वाली, यानी यहाँ पर भी आपका 8 पर आया है, 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया, यहाँ भी 8 पर आया, यहाँ पे 8, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो होगी भाई आपकी आइसोसिस्मल लाइन। ठीक है। और एक ही समय पर बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही टाइम पर आपकी भूकंप की तीव्रता को मिलाने वाली, प्रकट करने वाली रेखा होती है सह भूकंप रेखाएं। भूकंप के कारण विवर्तनिक हलचलें, आपकी जो भ्रंश घाटी, ज्वालामुखी क्रिया, तो ये जो होते हैं भूकंप के कारण होते हैं, इन वजह से आपके भूकंप आते हैं। लैंडस्लाइड या नाभिकीय विस्फोट की वजह से भी आपके भूकंप आते हैं। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक देखो मेजरली दो प्रकार की होती हैं, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे यानी इन इंग्लिश में कहते हैं बॉडी वेव, ये 2 टाइप्स की होती है, पी वेव, एस वेव, और एल वेव आपकी अलग से होती हैं। पी तरंगे प्राइमरी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूनल वेव होती हैं, आगे पीछे इसमें आपके पदार्थ हिलते हैं, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, ठोस तरल गैस तीनों ही अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है, सबसे तेज स्पीड होती है पी तरंगों की। पी और एस वेव में 3 मीटर का अंतर होता है। एस तरंगे ये आपकी गौण होती है, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स होती हैं, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कण इसमें हिलते रहते हैं। एस तरंगों में प्रकाश और जल तरंगों के समान होती हैं एस तरंगे, इन्हें आड़ी तरंगे भी कहते हैं। तरल भाग में बिल्कुल लुप्त और सॉलिड पार्ट में ये चलती हैं एस तरंगे। 4 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इनकी स्पीड होती है। एल तरंगे लॉन्ग वेव होती हैं, लव वेव भी कहते हैं, एचडी लवले इनकी खोज की थी। आपकी सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं, सरफेस पर यही आती हैं, इसलिए सरफेस वेव भी कहते हैं। 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है। इन तीनों तरंगों से क्वेश्चन आते हैं, तीनों माध्यम से गुजर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बर्बादी इन्हीं तरंगों से होती है। अब आपकी जो पी और एस है ये बॉडी वेव बोलते हैं, इन्हें मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पीजीटी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है यहाँ से, भूकंपीय मूल से 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच का ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती हमारी अर्थ के अंदर, तो इसे शैडो जोन बोलते हैं, छाया मंडल बोलते हैं, सिस्मिक शैडो जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये डिग्री पूछी जाती है कि कितने से कितने डिग्री के बीच का होता है, तो ये 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच वाला एरिया होता है। ये याद रखना कि पी तरंगों का जो छाया मंडल होता है वो एस तरंगों से भी काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। अब ये पैमानों से तो हर बार क्वेश्चन आता है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। 1 मिनट, ये आपको पैमाने याद रखने हैं। देखो सबसे पहले रोसी-फेरल पैमाना 1883 में आया था। आपको पैमाने के नाम याद रखने हैं, नाम आते हैं। मर्केली पैमाना भी भूकंप की तीव्रता मापता है, गाइसेप मर्केली लेके आया था 1902 में। इसमें काफ़ी संशोधन भी किया था, बाद में कुछ चेंजेस किए थे फ्रैंक न्यूमैन और वुड ने। 12 डिग्रियां इसके अंदर होती हैं। ठीक है। और भाई आपका सिस्मोग्राफ, तो रोसी-फेरल मर्केली पैमाना हो गया, सिस्मोग्राफ। अब देखो सिस्मोग्राफ तो भूकंप के परिमाण को इस पर ही मैप किया जाता है। एक होता है तीसरा रिक्टर पैमाना। मर्केली पैमाना आपने पढ़ लिया, रोसी-फेरल पैमाना पढ़ लिया, और रिक्टर पैमाना चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में बनाया था रिक्टर पैमाना। 1956 में इसमें गुटेनबर्ग ने, और रिक्टर ने 1967 में इसने कुछ नई चीज़ें भी ऐड की थी, इसमें कुछ सुधार भी किए थे। अब तक 8.6 परिमाण के आपके क्या हो चुके हैं, भूकंप मापे जा चुके हैं रिक्टर पैमाने से। यहाँ पर हर एक यानी 7 से 8 पर आपने पहुँचना तो 10 गुना अधिक वृद्धि को दिखाता है हर नेक्स्ट 0.5
फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। तो प्रत्येक गुणांक अपने निचले गुणांक की अपेक्षा 31 गुना अधिक ऊर्जा, कितनी गुना अधिक छोड़ता है? 31 गुना। 7 ने इतनी जीरो छोड़ी है तो 8 भाई 31 गुना अधिक छोड़ेगा, इस तरीके से। तो भाई आपका 6 परिमाण वाला जो भूकंप होता है रिक्टर पैमाने पर 5 परिमाण वाले भूकंप से 31 गुना अधिक, 4 वाले से 961 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ता है। तो इस तरीके से ऊर्जा ये छोड़ते हैं। और जिस भी एरिया में भूकंप आना होता है उस एरिया में रेडोन गैस की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। 26 जनवरी 2001 भारत के गुजरात एरिया में भुज क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7.9 पर ये आपका आया था भूकंप। 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। 60 मेगाटन हाइड्रोजन बम के बराबर था ये भूकंप और काफ़ी ज़्यादा तबाही इसने मचाई थी। अब वितरण की बात करें, सबसे ज़्यादा भूकंप आपके प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अभी सारी प्लेट किनारे ही होती है, जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं 68% जो भूकंप है वो इसी लेयर में आते हैं। रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसी वजह से इसे जाना जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी एस आकार की कटक के आसपास है। महासागरीय नीतल यानी यहाँ से हमारा समुद्र लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रांस घाटी और आपका लाल सागर भी आपके इसी प्रकार का एग्जाम्पल है, यानी अपसारी प्लेट का ही एग्जाम्पल है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसमें कौन कौन से भूकंप के एरिया आते हैं? तो केप वर्ड द्वीप से आरंभ होकर पुर्तगाल, भूमध्य सागर और नवीन मोरदार पर्वत आल्प्स से होते हुए एशिया माइनर तक पहुंच जाती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। 21% जो भूकंप है आपके इसी एरिया में आते हैं। भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक होते हैं भूकंप। भारत के भूकंप क्षेत्र, भारत मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी में आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम पे आ चुका है। भारत किस भूकंप पेटी में आता है? मध्य महाद्वीपीय भूकंप पेटी, जो कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच बीच में से जाती है। हिमालय क्षेत्र में आते हैं, नवीन वोटदार पर्वत है। दक्षिण भारत में कम भूकंप आते हैं, बट कई एग्जाम्पल ऐसे हो चुके हैं जो इस चीज़ को गलत साबित करते हैं। पहले तो बोलते थे कि दक्षिण भारत में बिल्कुल भी भूकंप नहीं आते। अब भारत को 5 भूकंप जोन में डिवाइड किया गया है। ये है आपके 5 जोन। अति अधिक या अत्यधिक भी बोल सकते हैं इसे, फिर अधिक, फिर आपका मीडियम, फिर आपका थोड़ा लो, फिर बहुत ही ज़्यादा वेरी लो, इस तरीके से। तो देखो इससे क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, हरियाणा कौन से जोन में आता है? तो भाई हरियाणा आता है आपके 3rd जोन में, इसे याद रखना। मध्यम वाले जोन में हरियाणा आता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वोल्केनो, ज्वालामुखी। एक गोलाकार छिद्र होता है बिल्कुल, जिससे आपकी गैसें ये सब कुछ बाहर निकलता है। अब ये लेयर देखो, ये होती है ज्वालामुखी की गर्दन। ये जब ज्वालामुखी फटता है तो छोटे पत्थरों को लैपली कहते हैं, बड़े पत्थरों को बम बोलते हैं। जिस नली से मैग्मा बाहर आता है उसे ज्वालामुखी चिमनी या नली कहते हैं, और जो छेद बनता है इसे हम बोलते हैं क्रैटर या कोल्डेरा। बाद में इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्रैटर झील भी कहते हैं। अब क्या क्या निकलता है? बस याद रखना, सबसे ज़्यादा निकलते हैं आपके भाप और जलवाष्प, 80 to 90%। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकल रही हैं। तो इन सभी गैसेस को थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। तरल पदार्थों में लावा निकलता है। लावा का टेम्परेचर 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फैलता है। उबलता हुआ पानी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठोस पदार्थों में भाई आपके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पीजीटी में भी आया था, ऐश पूछा गया था। जो महीन कणों वाले असंगठित पदार्थ होते हैं, तो यह ज्वालामुखी राख जिसे कहते हैं ऐश, वोल्केनिक ऐश, ये निकलती हैं। लैपली यानी सुपारी और अखरोट जैसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जिसे लैपली कहते हैं। स्कोरिया, मटर के आकार के नुकीले जो पदार्थ होते हैं, मटर के आकार के जो नुकीले पत्थर टाइप होते हैं उन्हें स्कोरिया बोलते हैं। सनकोशम और बरेशिया, बरेशिया देखो मैंने आपको पढ़ा था, छोटे छोटे नुकीले पत्थर, वो बरेशिया होते हैं। ज्वालामुखी बम, आपके 200 टन से भी भारी भारी पत्थर होते हैं, वो ज्वालामुखी बम होते हैं। झामक, ब्रेशिया के साथ कुछ ऐसे आपके पत्थर होते हैं जिनके अंदर छेद होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, हल्के होते हैं, उन्हें झामक कहते हैं। टफ आ चुका है एग्जाम में, हो सकता है आपकी बार झामक डाल दें या अगेन ऊपर वाले डाल दें। टफ होता है राख, जब राख चिपक कर उसके टुकड़े बन जाते हैं, ज्वालामुखी राख चिपक कर, तो उसे बोलते हैं टफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्वालामुखी उद्भेदन के टाइप, कौन कौन से आपके अलग अलग टाइप के ज्वालामुखी बनते हैं, और ये भी आपका क्वेश्चन आता है। ज्वालामुखी आप सबको पता है किस तरीके से आपका होता है भाई, ज्वालामुखी विस्फोट। तो एक आता है आपका ज्वालामुखी
उद्भेदन के टाइप में फर्स्ट आता है वोल्केनिक एरप्शंस में। ज्वालामुखी का जो उद्गीतम केंद्रीय मुख से होगा और काफ़ी तेज़ आवाज़ होगी, गड़गड़ाहट भी होती है, तो इसे बोलते हैं विस्फोटक या केंद्रीय उद्बोधन ज्वालामुखी। जो जापान का फ्यूजीजामा है और इटली का विसुवियस है, दोनों के दोनों एग्जाम्पल है ज्वालामुखी उद्भेदन की। आपको देखो याद रखनी होगी विसुवियस किस कंट्री में है, फ्यूजीजामा किस कंट्री में है। जब भी वोल्केनो याद रखो तो ऐसे बढ़ा करो, जापान का फ्यूजीयामा, इटली का विसुवियस, इस तरीके से लर्न किया करो। दरारी उद्भेदन जिसमें लावा किसी मुख से नहीं निकलेगा, मुख में ना निकलकर लंबी लंबी दरारों से उबल उबल कर निकलता, तो दरारी उद्भेदन होता है। भारत के दक्षिण पठार का जो लावा पठार था वो इसी तरीके का था। यूएसए के स्नेक नदी का भी इसी तरीके का दरारी उद्भेदन था। अब अलग अलग टाइप के आपके ज्वालामुखी भी होते हैं एक्टिव, जिसमें लावा गैसें सदैव बाहर निकलते रहते हैं, जैसे इटली का एटना या स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनो है वो आपकी सक्रिय ज्वालामुखी के ही एग्जाम्पल है। स्ट्रोम्बोली से सदैव आपकी गैसें निकलती रहती हैं। पिलर लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस, ये आपके एक्टिव वोल्केनो को कहते हैं। और किसे कहते हैं, ये स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। तो इटली का एटना, इटली का विसुवियस और इटली का स्ट्रोम्बोली, तीनों याद रखना। स्ट्रोबेली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी आइलैंड पर है। ये को एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये किस आइलैंड पर है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो अगर हम बात करें फिलहाल ओजस डल सालेडो है, जो कि एंडीज माउंटेन पर साउथ अमेरिका में है। अब अंडमान निकोबार इंडिया का एकमात्र जो एक्टिव वोल्केनो माना जाता है वो बैरन आइलैंड पर माना जाता है। अंटार्कटिका का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आपका माउंट एब्रूस है। इंडिया से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, याद रख लेना। सबसे ज़्यादा आपके एक्टिव वोल्केनो फिलिपाइन आइलैंड में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डोरमेंट, जो भाई उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं परंतु कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है, वो होते हैं आपके प्रक्षुब्ध वोल्केनो, जैसे जापान का फ्यूजीजामा, इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का क्राकोटाओ, ये तीनों आते हैं आपके डोरमेंट में। मृत यानी जिसमें कभी उद्गार नहीं हुआ, मृत पड़े मर गए हैं, तो कौन कौन से आएंगे, म्यांमार का माउंट पोपा, अफ्रीका में किलिमंजारो, इक्वेडोर में चिम्बाराजो, ईरान का देवबंद और कोहे सुल्तान। आपको लर्न रखना है किस कंट्री में कौन सा ज्वालामुखी है। स्पेशल पीजीटी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लर्न रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो शांत ज्वालामुखी है वो है भाई एकांक गुहा, एंडीज माउंटेन पर है, 6960 मीटर की हाइट पर। ठीक है, एरिया वो सेम है। किन किन एरिया में, जिन जिन पेटी में आपके भूकंप आते हैं उन्हीं पेटी में आपकी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं। ठीक है, तो आपकी जो पैसिफिक ओशियन की जो पेटी है ना उसी में सबसे ज़्यादा आते हैं। वोल्केनिक लैंड फोम, कुछ पदार्थ होते हैं देखो, जैसे अलग अलग फॉर्म बनाती हैं। सबसे पहले सिंडर शंकु वाले इस तरीके का ज्वालामुखी बनता है। धूलकण राख धूल के इनके ठोस होकर गिरने से होते हैं। तरल लावा का इसमें योगदान नहीं होता। 300 मीटर की हाइट पर होते हैं। मैक्सिको और हवाई आइलैंड में अनेक शंकु देखने को मिलते हैं। सेकंड आता है अम्लीय लावा शंकु और गुंबद। सिलिका का अंश इसमें बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा चिपचिपा और इस वाली शेप में ये जमता है, ये होता है अम्लीय लावा शंकु। इटली का जो स्ट्रोम्बोली है वो आपका गुंबद शंकु का ही टाइप है। पैठिक लावा शंकु, पैठिक लावा शंकु या लावा सेल्ड, इसमें ये बिल्कुल पतला होता है, हल्का होता है, दूर तक फैल जाता है एक लंबी लेयर्स के रूप में, एक इसलिए इसे सिल्ड कोन भी कहते हैं। पूरा बेस ज़्यादा, देखो कितना बड़ा बेस बन गया, इतनी दूर तक ये फैल जाता है। ठीक है, हवाई जो द्वीप समूह है उसका मोना लोआ जो ज्वालामुखी है, अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका का पार्ट है हवाई आइलैंड, तो उसका मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो आपका हवाई द्वीप समूह का ही पार्ट है। भारत का दक्षिण पठार, अमेरिका का कोलंबिया पठार, ये भी लावा सिल्डो के ही टाइप है। मिश्र शंकु यानी जिसमें अलग अलग लेयर बन जाती है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स के कारण इन्हें पदार्थ देखो इस तरीके से अलग अलग लेयर हो जाती हैं, इसे बोलते हैं मिश्र शंकु। जापान का फ्यूजीजामा, यूएसए का माउंट सस्ता, देखो ये पिछली बार पीजीटी ज्योग्राफी में आया था, माउंट सस्ता किस कंट्री में, मैच करो इस तरीके से था। और फिलीपींस का मेयोन भी पिछली बार, ये दोनों डाले गए थे। ऐसे पूछा गया था माउंट सस्ता ज्वालामुखी, मयोन ज्वालामुखी मैच करने थे। इटली का डाला गया था एक इसुवियस, इस तरीके से। तो लर्न रखो किस कंट्री में कौन सा ज्वालामुखी, ये दोनों पिछले एग्जाम में आए थे। जापान का फ्यूजीजामा में सारे लर्न रखो। घोंसलाधार शंकु कैसे बनते हैं, जब आप में एक में ही अलग अलग टाइप के एक ही जगह से दोबारा से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो शंकु बन जाते हैं, जैसे इटली का विसुवियस। प्लग क्या होता है, प्लग वो होता है भाई जहाँ पर लावा नली में ही जमकर ठोस रूप धारण बन जाता है, एक डोट बची रह जाती है, ज्वालामुखी गर्दन भी इसे कह देते हैं, गिरवा भी इसे कह देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमेरिका का डेविल टावर और ब्लैक हिल्स और फ्रांस का पाइदा डोम टावर।
देखो अब ज्वालामुखी पर्वत आपको पता है बाद में जमकर माउंटेन का रूप धारण कर लेता है लावा, तो वही आपके ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। अब आपका कोल्डेरा कैसे बनता है? जब ज्वालामुखी फटता है गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। जब ये गड्ढा बड़ा हो जाता है तो उसे काल्डेरा कह जाते हैं। ठीक है, कई किलोमीटर तक चौड़ा होता है। जापान का आसो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? काल्डेरो है, इसको याद रखोगे। 112 किलोमीटर चौड़ा इसका गहरा है, 27 किलोमीटर। जब इसमें पानी भर जाएगा तो क्रेटर झील बन जाती है। महाराष्ट्र की लोनार झील ज्वालामुखी झील है, उत्तरी सुमात्रा की टोबा झील ये भी, और अफ्रीका की ओरेगन झील ये भी आपकी ज्वालामुखी झील है। तो ज्वालामुखी टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिससे आपके हर बार पीजीटी में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और टीजीटी में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है, टीजीटी में कई बार 2 या 3 नंबर के भी पूछ ले जाते हैं और पीजीटी में भी कई बार माउंटेन से रिलेटेड, कई बार विस्फोट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका माउंटेन। देखो माउंटेन में ये छोड़ो, इनसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप ऑफ माउंटेन से। मोरदार पर्वत, भ्रंशोत्तक पर्वत, ज्वालामुखी या अवशिष्ट पुराने पर्वत। तो फोल्डेड माउंटेन कौन से होते हैं? जो संपीड़न बल के कारण बनते हैं, दोनों तरफ से किसी भी एरिया में प्रेशर पड़ा और बीच में फोल्ड पड़ गए, माउंटेन बन गई, तो वो होते हैं भाई आपके फोल्डेड माउंटेन। ये आपके अवसादों के जमाव से भी बनते हैं, अवसादी चट्टानों का भी इनमें रोल होता है। टैथिस सागर से जैसे आपका हिमालय बना है। मोरदार जो पर्वत है इनको नवीनतम पर्वत भी कहा जाता है। सर्वाधिक एरिया पर जो फैले हुए हैं ये मोरदारी पर्वत है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। हिमालय इनमें सबसे ऊंचा है और एंडीज इसमें सबसे लंबा माउंटेन पर्वत है। जीवाश्म की प्राप्ति होती है और धनुषाकार और चाप के समान होते हैं ये आपके पर्वत। परतदार चट्टानों से बने होते हैं। अपनीति और अभिनीति, मोरदार पर्वतों का जो अपर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं अपनीति, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं अभिनीति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब ये सारे एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं। एक एक माउंटेन, एक एक कॉन्टिनेंट का एक एक माउंटेन आपका मोरदार पर्वत है, न्यू पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, इनको आप लर्न रखो कि सारे के सारे को, ये एग्जाम में आते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। देखो यंग में आ जाएंगे आपके हिमालय, एंडीज और रॉकी, तीनों सबसे रंग है। ठीक है, हिमालय तो भाई एंडीज भी है, एंडी भी है, रॉक भी है, तो तीनों यंग है। ठीक है, ये तीनों क्या है? बुढ़े हैं। ये अरावली सबसे बूढ़ा, इससे क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड का सबसे टूटा फूटा सबसे बूढ़ा अरावली। यूराल ग्रेट डिवाइनिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का है यूराल। ठीक है, ये आपका बाउंड्री पर पड़ता है, ये सारे आपके बूढ़े हैं। भ्रंशोत्तक पर्वत क्या होते हैं? जब बीच का मध्य का भूभाग ऊपर उठ जाए या फिर नीचे धंस जाए। नीचे धंसेगा तो भाई आपकी वैली बनेगी, ऊपर उठेगा तो ब्लॉक माउंटेन बनेगा, जिसे हम भ्रंशोत्तक पर्वत भी कहते हैं। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और होज जो पर्वत है वो इसी का एग्जाम्पल है, और पाकिस्तान की सांट रेंज भी इसी का ही एग्जाम्पल है। यूएसए के कैलिफोर्निया का सिएरा निवेदा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक माउंटेन में गिना जाता है। ब्लॉक माउंटेन के शीर्ष को जर्मनी में होस्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखोगे, क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। अब ये अगेन इंपॉर्टेंट, या ये जो लाइन है, कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? ऐसा कोई एचटेट का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें टीजीटी या पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। राइन नदी, जोर्डन नदी, दामोदर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। भारत की भाई नर्मदा और ताप्ती से आता है, दोनों से ये पूछी जाती है, कभी कभी दामोदर डाल देता है, और वर्ल्ड में राइन पूछी जाती है, तो याद रखना इनको। अब लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली अफ्रीका के अंदर है, महान भ्रंश घाटी जिसे बोलते हैं। जॉर्डन नदी से होते हुए, मृत सागर से होते हुए विक्टोरिया झील तक 3000 किलोमीटर लंबी है ये अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। अब ये क्वेश्चन भी एक बार डाला गया था। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो रैंप घाटी से बहती है। यहाँ से जो भ्रंश घाटी है ना, वह तो ये भ्रंश घाटी, बट ये थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई, इसलिए इसे रैंप घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जो ज्वालामुखी से बने हैं। अब ये तो सारे नाम आप ही याद रखोगे। अफ्रीका का किलिमंजारो माउंटेन, ठीक है, तंजानिया कंट्री में पड़ता है ये। फिलीपींस का पिनोटाओ माउंटेन, हवाई द्वीप, ये अमेरिका में आते हैं। ये सारे के सारे आपके माउंटेन्स है ज्वालामुखी। अवशिष्ट पर्वत जो भाई बहुत ज़्यादा अपरदित हो गए हैं, बिल्कुल कट फट के छोटे मोटे पर्वत रह गए हैं, उनका पार्ट रह गए, वो होते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो भारत में सबसे पुराना है अरावली। बाकी ये नीलगिरी, पारसनाथ, गिरनार, राजमहल, ये भी आपके अवशिष्ट माउंटेन की ही श्रृंखला में आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको हर एक कॉन्टिनेंट का एक एक माउंटेन इंपोर्टेंट करा दिया है। तो माउंटेन इन कॉन्टिनेंट के नाम से देखो, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका भाई रॉकी, ठीक है, रॉकी, और ये है आपकी अलास्का माउंटेन, रॉकी माउंटेन, ठीक है। अलास्का हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका अलास्का में ही पड़ती है, माउंट मैकेली या देनाली, ठीक है, 6194 मीटर। रॉकी माउंटेन प्रमुख पर्वत कौन सा है? रॉकी है। हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन की बात करें तो माउंट एल्बर्ट है, बट नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट मैकेली और देनाली है, जो कि अलास्का माउंटेन पर है। अल्पीशियन माउंटेन, ये भी आपकी किस में पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका में। देखो ये है आपकी भाई
अल्पेशियन माउंटेन। इसकी एक बार डायरेक्शन पूछी गई थी कि नॉर्थ अमेरिका के किस साइड अल्पेशियन माउंटेन है, तो ईस्ट की साइड है, वो नॉर्थ और ईस्ट की साइड पड़ता है अल्पेशियन माउंटेन। साउथ अमेरिका में बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका माउंट एकांकगुआ होती है 6960 मीटर। ठीक है, एशिया के बाहर पूछे तो हाईएस्ट पीक होती है ये एकांकगुआ। सबसे शांत ज्वालामुखी पर्वत भी है आपका एकांकगुआ, सबसे ऊंचा और सबसे शांत ज्वालामुखी पर्वत एकांकगुआ। अफ्रीका की बात करें, एटलस माउंटेन इनका प्रमुख पर्वत है और इसके हाईएस्ट पीक है जबेल टाउब काल। माउंट किलिमंजारो तंजानिया कंट्री में पड़ता है, प्रमुख पर्वत है, 5895 मीटर इसकी हाइट है, ज्वालामुखी पर्वत है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, यानी पैरेंटल रॉक्स इसकी नहीं है। यूरोप की बात करें तो भाई यूरोप में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो एक तो आल्पस माउंटेन पढ़ना, ये रहा आल्पस माउंटेन, प्रमुख पर्वत आल्पस माउंटेन है और इसके हाईएस्ट पीक है माउंट बैलेक। ठीक है, एक पड़ता है ये पिरेनीज जो फ्रांस और स्पेन के बीच बाउंड्री बनाता है। एक पड़ता है काकेसस यूरोप और प्लस और एशिया, ये इधर एशिया वाला पार्ट है, इधर यूरोप वाला पार्ट है, तो दोनों के बीच बाउंड्री बनाता है काकेसस माउंटेन। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप माउंट एल्बोर्स है जो कि काकेसस माउंटेन पर ही है, 5642 मीटर। एक पड़ता है आपका यूराल माउंटेन, ये भी आपका एशिया प्लस क्या यूरोप दोनों को आपस में जोड़ता है यूराल माउंटेन। एशिया को हम इंडिया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, छोड़ो। ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट आता है ग्रेट डिवाइनिंग रेंज और माउंट कोसिसो को हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसे ऑस्ट्रेलियन आल्पस भी कहते हैं, माउंट कोसिको को। अंटार्कटिका इसका सबसे माउंटेन है इंपॉर्टेंट, एलिसबर्थ। और हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका ये एग्जाम में आ चुकी है, विल्सन मासिफ आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका है, 4897 मीटर। तो यहाँ पर आपका माउंटेन वाला टॉपिक हर एक कॉन्टिनेंट का भी मैंने पढ़ा दिया है और टाइप ऑफ माउंटेन भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका भाई महाद्वीपीय परिचय, यानी अब आप पढ़ोगे अलग अलग महाद्वीपों का परिचय। ठीक है, महाद्वीपों का क्रम देखो, एक तो क्रम आपको लर्न रखना है, ये आता है आपका सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये रहता है भाई क्रम। महाद्वीपों का क्रम पॉपुलेशन में, ये क्वेश्चन भी आता है। देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एशिया में 60%, सेकंड नंबर पर अफ्रीका में, ये क्वेश्चन आता है पीजीटी ज्योग्राफी में और टीजीटी में भी आता है, दोनों में आया हुआ है। जन्म दर और मृत्यु दर अगर सर्वाधिक पूछता है तो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आंसर रहेगा, बट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 60% एशिया में है। यूरोप में 9.94%, नॉर्थ अमेरिका में 8%, साउथ अफ्रीका में 5.68%, ओशेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया प्लस उसके आसपास के आइलैंड, ये मिलाकर होता है ओशेनिया, तो 0.54%। अंटार्कटिका में बिल्कुल कम, देख लो हमारी अर्थ पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर है। अब ये 4 महासागर कौन से हैं? प्रशांत, अंध या अटलांटिक जिसे बोलते हैं, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, आर्कटिक महासागर और सबसे छोटा महासागर। अंटार्कटिका को आपके कॉन्टिनेंट में आपके काउंट किया जाता है, आर्कटिक इसमें काउंट नहीं किया जाता। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की बात करें भाई 16.57 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उल्टे यू के आकार का है। प्रशांत अग्निवलय यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी रिंग फायर ऑफ, ये मैं चीज़ आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका सबसे गहरा गड्ढा पढ़ लेना, मेरियाना ट्रेंच है, 11,033 मीटर डीप है, सबसे गहरा बिंदु भी है। अटलांटिक की बात करें 8.29 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, एस आकार की शेप में है, सबसे बिजी ओशियन है, सबसे ज़्यादा ट्रेड इस पर होता है। और इसका भी कौन सा पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है वो सबसे बिजेस्ट है। गहरा गड्ढा है भाई प्यूरो ट्रिको, 8,392 मीटर और इसकी लंबाई है 14,000 किलोमीटर, ऊंचाई है 4,000 मीटर। हिंद महासागर एरिया की बात करें तो 7.34 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, शेप त्रिभुजाकार है। सुंडा गर्त है भाई, सुंडा गर्त गहरा गड्ढा, इसका सुंडा गर्त 8,152 मीटर इसकी गहराई है। सुंडा गर्त की गहराई के क्रम से महासागरों का क्रम, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, ठीक है, गहराई के आधार सबसे गहरा प्रशांत है, फिर अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। अब आपका नेक्स्ट आता है ओशियन करंट।
ओशन करंट, सी होती है, स्वेल होती है, सर्फ होती है, जो अब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गति में पवनों की गति की वजह से जो आपकी तरंगे उठती हैं वो होती हैं सी। स्वेल होती हैं भाई जो केंद्र से बाहर की ओर कुछ दूरी पर एक एक जैसी इनकी ऊंचाई होती है, नियमित रूप से चलती रहती है, वो होती है स्वेल। और सर्फ होती हैं पानी जब तट के निकट थोड़ा उथला हो जाता है, कम ऊंचाई वाला, ठीक है, तो ये समुद्र के नीतल भाग से टकरा जाती है, गति धीमी हो जाती है, तो वो होती है सर्फ। ये देख लो थोड़ा सा। तरंग श्रृंग होता है ये ऊपर उठा हुआ पार्ट, तरंग श्रृंग होता है। तरंग गर्त होता है नीचे वाला पार्ट, द्रोणी वाला पार्ट। ये एक तरंग से दूसरे तरंग, ये होती है लंबाई और ये होती है तरंग की ऊंचाई। आवर्तकाल और तरंग काल क्या होता है? किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो तरंग शिखरों और दो गर्तों के बीच के जो समय अंतराल है उसी को बोलते हैं आवर्तकाल और तरंग काल। तरंग की गति क्या होती है? तरंग की लंबाई, धैर्य और तरंग का जो आवर्तकाल होता है उसे ही बोलते हैं तरंग गति, और इसे नोट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नोट में मापा जाता है। तरंग आवर्ती 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को बोलते हैं तरंग आवर्ती। क्या कहेंगे इसे? तरंग आवर्ती। ब्रेकर छोड़ो, श्वास पीजीटी में आ जाता है। श्वास ब्रेकर होता है जब तरंग श्रृंग आगे बढ़ रहा है, अचानक से वो झुक गया और टूट गया, तो ब्रेक टूट गई ना तरंग, तो उसे बोलते हैं ब्रेकर। उस श्वास होता है जब पानी में झाग मिले हुए होते हैं तो तरंग आगे की ओर नहीं बढ़ती बल्कि तट की ओर आवाज के साथ बढ़ता है पानी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं श्वास। आपका उद्वाहन। बैकवाश होता है जब पानी समुद्र की ओर वापिस लौट जाता है तो उसे बोलते हैं बैकवाश। प्रलयकाली तरंगे क्या होती है? जो भाई सुनामी तरंगे होती है वही प्रलयकाली तरंगे। सुनामी ग्रेट हार्बर वेव, इसका मीनिंग होता है सुनामी तरंगों का। इसकी जो ऊंचाई होती है 15 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, 100 से 150 किलोमीटर तभी ऊंचाई हो जाती है। ये इसकी स्पीड होती है। ज्वारीय तरंगे नहीं होती है, अलग होती हैं। तूफानी तरंगे होती हैं, ऊंचाई अधिक होती हैं, कोस्टल एरिया में विनाश लाती हैं। दो भिन्न घनत्व अलग अलग तरंगों वाली जो समुद्री परतों के सीमा तल पर उत्पन्न होती है अंतः तरंगे। तरंगों के अपर्दन निक्षेपण कार्यों से बहुत सारे आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे भृगु, वेदी, खाड़िया, कंदराएं, पुलिन, लुंगिन, ये सारी की सारी बनती रहती है। छिड़े, ठीक है। धाराएं आपकी 2 टाइप से होती है, एक गर्म और एक ठंडी। जो धारा भैया आपकी भूमध्य रेखा से पोलर एरिया की ओर जाएगी ना वो तो होगी गर्म, क्योंकि वो गर्म एरिया से चल रही है। जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी वो होगी ठंडी, क्योंकि वो ध्रुवों की ओर से चल रही है, ठंडा पानी लेके चली है, ठीक है। कोरियलिस बल आप सबको पता है क्या होता है? ये 0 डिग्री के ऊपर जब पृथ्वी अर्थ के रोटेशन की वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं आपकी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। वायु विक्षेपित हो जाती है, तो इसी हवाओं की वजह से पानी में भी मूवमेंट होती है महासागरों के, और उत्तरी गोलार्ध में धाराएं क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये क्वेश्चन भी आता है, याद रखना। नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलेगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। महत्व क्या है? ये एक तो बैलेंस बनाए रखते हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं होना देता, ज़्यादा गर्म पानी ना होने देता, और ज़्यादा बर्फ भी नहीं जम पाती, ठीक है। दूसरा कारण, एक तो पृथ्वी की घूर्णन की वजह से अभी अभी मैंने आपको बताया हवाएं चलती है, और उससे फिर आपकी बाद में वही हवाओं की वजह से पानी में मूवमेंट होती हैं, और हवाओं के कारण, पवनों के कारण भी आपकी धाराएं चलती हैं। पानी के, समुद्र के पानी में तापमान के अंतर के कारण भी चलते। भाई गर्म पानी हमेशा ऊपर की ओर फैलता हुआ चलता है, ठंडा पानी नीचे की ओर बैठ के हुए चलता है। तो ऊपर ऊपर गर्म पानी चलेगा, उसके नीचे नीचे ठंडा पानी चलता है। सागर की लवणता, अधिक लवणता का पानी हमेशा नीचे, वो थोड़ा डेंस होता है तो नीचे की ओर बैठ के चलेगा। कम लवणता पानी अधिक लवणता के ऊपर ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से हिंद महासागर का पानी लाल सागर की ओर चलता है। तट रेखाओं के, अगर आप सबको पता है, कोस्टल एरिया जब आ जाता है तो वो तरंगे टकरा जाती है और फिर आगे की ओर बढ़ने लगती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स से जो हवाओं इसको, तरंगों को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करा रही हूँ प्रशांत महासागर की धाराएं, और इसके हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध की धारा। यहाँ से बहनी स्टार्ट हुई उत्तरी विषुवतीय धारा, यहाँ पर ये एशिया के तट से टकराई, ऊपर चल के जापान के ईस्ट में इसे क्यूरोसिवो धारा कहते हैं, और वेस्ट में जापान की सुसीमा धारा के नाम से जानी जाती है। एक ऊपर से आती है ओखोटस्क धारा, और यहाँ पर आकर ये क्यूरोसिवो धारा में मिल जाती है जापान के निकट, और इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है, प्लैंकटन नामक जीव सबसे ज़्यादा हो जाता है। एक यहाँ से आपके आती है बेरिंग सागर की ओर से क्यूराइल की धारा, आयोसिवो की धारा, ये भी ठंडी होती है, ये भी आके क्यूरोसिवो में मिल जाती हैं। फिर इसका आगे चलकर पार्ट जाता है यूएसए की ओर, और यूएसए के वेस्टर्न तट पर टकराकर नॉर्थ की ओर चला जाता है अलास्का धारा की ओर, और कुछ पार्ट साउथ की ओर आ जाता है कैलिफोर्निया धारा की ओर। कैलिफोर्निया का पार्ट आगे चलकर अगेन उत्तरी विषुवतीय धारा में मिल जाता है।
साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, दक्षिणी विषुवतीय धारा बहेगी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में टकराकर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में बहती है। और फिर ये पश्चिमी अपवाह, ये कौन सा अपवाह है? पश्चिमी अपवाह। ये देखो साउथ में आपका कोई भी ज़्यादा कॉन्टिनेंट नहीं है, तो पश्चिमी अपवाह कंटिन्यू सीधा का सीधा बहता है। हर कॉन्टिनेंट के नीचे आपको पश्चिमी अपवाह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये अगेन साउथ अमेरिका के साउथ से टकराकर नॉर्थ की ओर मूवमेंट होता है और पेरू की धारा के नाम से जाना जाता है। फिर ये पेरू की धारा आपकी दक्षिणी विषुवतीय धारा में मिल जाती हैं। कई बार 5 से 7 साल के अंतराल पर एल नीनो धारा पैदा होती है और ये पेरू के तट पर ही पैदा होती है एल नीनो धारा, जिससे भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है। अब आप खुद देखोगे, जो धारा भूमध्य रेखा से ऊपर की, जैसे ये धारा है ऊपर की ओर जा रही है ना, उत्तरी गोलार्ध में यानी ध्रुवों की ओर जा रही है तो वो गर्म धारा होगी। ध्रुवों से नीचे की ओर आ रही है तो ठंडी धारा होगी। और इसका अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो आप खुद पता लगाओगे कौन सी धारा गर्म है, कौन सी ठंडी है। एल नीनो के बारे में पढ़ लो, हर 7 साल के अंतराल पर आती है। गर्म जल धारा है। पेरू की धारा ठंडी है और ये कैसी है? गर्म जल धारा है। और इसकी उत्पत्ति से हिंद महासागर में आपका लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ठीक है। और एल नीनो एक गर्म जल की धारा इसकी होती है। और इन जहाँ पर एल नीनो आती है वहाँ हाई प्रेशर आपका बन जाता है। हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है और जिससे आसपास के क्षेत्रों में सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हवाएं नहीं चल पाती, वहाँ सारा हाई प्रेशर बन जाता है। और किसी किसी आइलैंड पर तो मूसलाधार वर्षा भी होती है। अब भारतीय मानसून को कैसे इफेक्ट करता है? भारत में सूखे की समस्या पड़ती है एल नीनो के कारण। क्यों? हिंद महासागर में क्या हो जाता है भाई? लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिससे हवाएं दक्षिणी हिंद महासागर में चली जाती है और भारत में वो नहीं पहुंचती और भारत में मानसून आपका क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है, इतनी बारिश नहीं होती। ला नीना क्या होती है? ये एक स्पेनी लैंग्वेज का वर्ड है, गर्ल चाइल्ड जिसे कहते हैं। एल कीनो के विपरीत जो ला नीना होता है एक ठंडी जलधारा होती है और एल नीनो के बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालती है। इससे बाढ़ आते हैं। एल नीनो भारत में सूखा लाते हैं, ये बाढ़ लाती है। पेरू और हम्बोल्ट की जो ठंडी धारा है वही आप उन्हीं से उत्पन्न होती है, ला नीना की धारा। भारत में मानसून में अधिक वर्षा होती है ला नीना की धारा की वजह से। ठीक है, ये छोड़ो तुम, ये मैंने पढ़ा दिया। अब इसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की धारा। अटलांटिक ओशियन में ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका। ठीक है, यहाँ से आपकी साउथ से चली उत्तरी विषुवतीय धारा, ये आपके यहाँ पे मध्य अमेरिका से टकराई, एंटीलीज धारा नाम पड़ा। फिर आपकी फ्लोरिडा के तट पर फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानी जाती है। आगे फिर ये गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा के नाम से जानी जाती है। यही गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है जिससे यूरोप में पूरा साल क्या हो जाता है? नॉर्वे की गर्म धारा जिसे हम बोलते हैं, जिसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं, नॉर्वे की गर्म धारा को। यही गल्फ स्ट्रीम की धारा का नाम नॉर्वे तक आगे जाती है, ये वहाँ इसे नॉर्वे की गर्म धारा कहते हैं। पूरे यूरोप में बौछारें होती है और बर्फ नहीं जम पाती इस अकेली जलधारा की वजह से। टेम्परेचर इक्वल बनाए रखता है ये। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड इधर से आ जाती है ठंडी ठंडी, लैब्राडोर की धारा इधर से आती है। ओहो 1 मिनट भाई, सॉरी। ठीक है, ओहो रुको, हाँ जी। तो इधर से आ जाती है लैब्राडोर की धारा, इधर से आ जाती है पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। इसके पास आकर ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता है, कोहरा बनता है, प्लैंकटन जीव आते हैं, इसलिए यहाँ पर ग्रैंड बैंक है जो कि जहाँ पर मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। गॉट इट? ठीक है, अब इसी गल्फ स्ट्रीम का एक प्रवाह तो नॉर्वे के ऊपर चला गया और एक इधर आ जाता है। रैनल धारा के नाम से जानी जाती है, यूरोप से टकराकर साउथ की ओर बहने लगती है और यहाँ पर अफ्रीका के तट पर इसे कनारी की धारा के नाम से जाना जाता है। अब इसे एक सागर के नाम से पढ़ लो, एक सागर पढ़ लो। उत्तरी अंध महासागर के वेस्ट में पड़ता है ये सारगेसो सागर। इसकी एकमात्र ऐसा सी है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर समुद्री शैवाल या समुद्री घास पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कितने से कितनी डिग्री के बीच? 20 से 35 डिग्री के। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। अब आपके नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा। देखो ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका का पार्ट है। ये दक्षिण में आपकी भूमध्य रेखीय धारा चली, ब्राज़ील से टकराई तो ब्राज़ील की धारा के नाम से बहने लग गई गर्म जल धारा। फिर ये इधर से फाकलैंड की धारा, साउथ से एक ठंडी जल धारा आती है इस वाले पार्ट से, फाकलैंड की धारा जिसे बोलते हैं। और ये आपकी फिर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से अफ्रीका के साउथ में जाकर नॉर्थ की ओर बहने लगती है, जिसे बेगुएला धारा के नाम से जाना जाता है। जो कालाहारी मरुस्थल बना है वो बेगुएला धारा की वजह से बना है, क्योंकि ठंडी जल धाराओं के पास वाले एरियाज में आपके मरुस्थल ही बनते हैं, बारिश नहीं होती उन एरिया में। और भाई जो आपकी 1 मिनट, कहाँ गया? जो कनारी की दन धारा है ना, ये रहा।
जो कनारी की जलधारा, ये रही कनारी की जो धारा है, इसकी वजह से आपका सहारा मरुस्थल बना है। दोनों ठंडी जलधारा है ये, ठीक है। तो ये यूरोप का कंबल कहते हैं। नॉर्वे की गर्म जलधारा को मैंने आपको पढ़ा दिया। यूरोप में मरुस्थल ना के बराबर है, एक आधा है छोटा मोटा, बाकी नहीं ही है। ठंडी धाराएं अपने मार्ग में मरुस्थल बनाती है। बेगुवेला के कारण कालाहारी बना है। फाकलैंड के कारण आपका फाकलैंड जो कि दक्षिण अमेरिका के पास है, उसकी वजह से पेंटागोनिया बना है। और कनारी की धारा की वजह से सहारा मरुस्थल बना है, ठीक है। ये सारी आप अपना आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। वैसे मैंने समझा दी है आपको। अगर लोकेशन पता है कौन सी धारा साउथ से ईस्ट की ओर जा रही है, तो आप आराम से बता दोगे कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। अब आपकी नेक्स्ट आती हैं हिंद महासागर की धाराएं, शीत ऋतु की धाराएं, उत्तर देखो शीत ऋतु यानी ठंड में क्या होता है, ठंड में हमारा मानसून लौटता है। तो आपकी जो उत्तरी विषुवतीय धारा, तो भूमध्य रेखीय धारा तो यहाँ से बह रही है, उसकी विरुद्ध एक और धारा बहती है और उल्टी डायरेक्शन में समुद्र की जो धाराएं ये चलती हैं। यह ऐसा किस वजह से होता है, लौटते हुए मानसून की वजह से, यानी उत्तर पूर्वी मानसून अपुआ की वजह से। ये हवाएं क्या होती है भाई, ये हवाएं इधर से आती हैं, इधर से आके इन सारे जो धाराएं हैं इनका रुख बदल देती है, और जो धारा वो इस तरीके से बहने लग जाती हैं। और साउदर्न का तो सेम रहता है, गर्मियों में भी सर्दी में भी दक्षिण विषुवतीय धारा बहेगी। आपके साउथ अफ्रीका में ये आपका आइलैंड पड़ता है, मोजाम्बिक आइलैंड। एक पार्ट इस ओर से बहेगा, एक पार्ट इस ओर से बहेगा। आगे चल के ये पार्ट दोनों मिल जाते हैं साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर इसे अगुलहास की धारा के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद साउदर्न से बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में से ये क्या हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में इसे बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, ठीक है। ये पूरा का पूरा होता है आपका पश्चिमी वायु प्रवाह, इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी वायु प्रवाह। गर्मियों में क्या होता है, बस देखो साउथ वाली तो सेम रहेगी, बट गर्मियों में हमारे यहाँ साउथ और वेस्ट की ओर से क्या आता है भाई, मानसून आता है। तो इस तरीके से आपकी हवाएं बहती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन हो जाती है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, बस दक्षिण पश्चिमी मानसूनी अपुआ इसे कह देते हैं। तो सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून अपुआ होता है और गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसून अपुआ होता है। बाकी साउथ में बिल्कुल सेम रहेगा सारी चीज़ें। तो देखो ये याद रखना, ठंड में क्या हो गई थी हमारी, एंटी क्लॉकवाइज हो गई थी, और गर्मियों में हमारी क्या होती हैं, क्लॉकवाइज। इसे हिंदी में वामावर्त और इसे दक्षिणावर्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी समुद्री धाराएं। अब उसके बाद आते हैं आपके ज्वार भाटा, ठीक है। अब ज्वार भाटा ध्यान से देखो, टाइड आप सबको पता है, समुद्र का पानी दिन में एक बार या दो बार ऊपर नीचे चढ़ता है, नीचे उतरता है, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। चढ़ने को भाई ज्वार, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। उत्पत्ति होती है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। प्रमुख कारण है चंद्रमा और कोण कारक सूर्य माना जाता है। अब केंद्रीय बल, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बेर ही पानी है, जिस वजह से उसी पानी में देखो एक तरफ पानी में खिंचावट होती है, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और अर्थ की दूसरी साइड जो बल काम करता है उसे बोलते हैं अपकेंद्री बल। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण बल वर्क करता है, दूसरी पर अपकेंद्री बल वर्क करता है। इन दोनों की वजह से ज्वार भाटे पैदा होते हैं। ज्वार की टाइमिंग होती है, ज्वार की टाइमिंग होती है भाई आपकी हर 12 घंटे 26 मिनट के बाद आपका ज्वार आता है। एक ज्वार 12:26 पर आया, दूसरा ज्वार आपके 12 घंटे बाद और 52 मिनट पर आएगा, 12:52 पर आएगा, ठीक है। अर्धदैनिक ज्वार क्या होते हैं, जब एक उच्च और एक निम्न ज्वार होता है, उनकी ऊंचाई एक समान होती है उच्च और निम्न ज्वार की, तो होते हैं अर्धदैनिक ज्वार। मिश्रित ज्वार क्या होते हैं, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाइयों में आपकी क्या देखने को मिलती है, भिन्नता होती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वो मिश्रित ज्वार भाटा होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की परिस्थितियों की वजह से आपके ज्वार भाटा आते हैं, और यहाँ से आपके सीटेट में भी और आपके एचटेट में भी, नेट में भी, पीजीटी में, हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ रहा हूँ इसको। वृहत ज्वार भाटा क्या होता है, पूर्णमासी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होती है, और इस दिन आपका सबसे बृहत ज्वार भाटा आता है, बड़ा ज्वार भाटा आता है, ठीक है। पृथ्वी सेंटर में होती है और इधर चंद्रमा होता है। देखो पूर्णिमा और चंद्रमा, एक पूर्णमास अमावस्या को चंद्रमा बीच में रहेगा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा साइड में हो जाता है, इस तरीके से। तो पूर्णमासी में चंद्रमा साइड में होता है, अमावस्या में बीच में होता है भाई। और इसी दौरान हमारी अर्थ पर बड़े बड़े ज्वार भाटा आते हैं, और प्रमुख जो रोल होता है ना, ये चंद्रमा का होता है, सूर्य का गौण रोल होता है, ये भी याद रखना। लघु ज्वार भाटा कब आता है, जब तीनों किस सिचुएशन में होते हैं, समकोण की स्थिति में होते हैं, ठीक है, समकोण बनाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो लघु ज्वार भाटा आता है। पूर्णमासी के बाद में जो अष्टमी आती है ना, उस दिन, ठीक है, और अमावस्या के बाद वाली जो अष्टमी होती है, यानी पूर्णमासी के बाद वाली अष्टमी, अमावस्या के बाद वाली अष्टमी, उस दिन आपका निम्न ज्वार भाटा आता है, और निम्न यानी छोटा ज्वार भाटा आता है, तो उसे बोलते हैं लघु ज्वार भाटा।
विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में मिलता है, नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी के अंदर। यहाँ पर ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो 15 से 16 मीटर होती है। 4 बार ज्वार की बात करें, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर साउदर्न पेन में ज्वार प्रतिदिन 2 की बजाय दिन में 4 बार ज्वार उठते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्वार की बात करें तो वैसे तो नॉर्मली 2 बार ज्वार उठते हैं, यहाँ पर 4 बार देखने को मिलते हैं। 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, 2 बार उत्तरी सागर से होकर। ज्वारीय धारा क्या होती है भाई? जब ज्वार भाटे में पानी मूवमेंट करता है ऊपर से नीचे होने के कारण खाड़ी के अंदर और बाहर जाता है, तो वही होती है भाई आपकी ज्वारीय धारा, और जिसके बाद हम बिजली का भी यूज़ कर सकते हैं उन्हें उत्पन्न करने में। नेक्स्ट आता है साइक्लोन। साइक्लोन आप सबको पता है सेंटर में लो प्रेशर होएगा, बाहर में हाई प्रेशर होगा, हवाएं आपके हाई टू लो की ओर चलती है, तो वही होता है साइक्लोन। और इसमें उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आपकी हवाएं चलती हैं। 2 टाइप के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो आपके 2 तार शीतोष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय। 35 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में पैदा होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जब पानी अधिक होता है वहाँ तो ये सारा साल ही चलते रहते हैं, बट उत्तरी गोलार्ध में ओनली ये विंटर सीजन में आते हैं। 60 डिग्री अक्षांशों के बाद एक दूसरे के निकट आते हैं। ध्रुवीय वातागर पर आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इस तरीके से ये 6 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं भाई, इनको देख लेना। ठीक है, और व्यास होता है 500 से 600, कई बार हज़ारों किलोमीटर एरिया में भी हो जाता है। सर्दियों में स्पीड ये रहती है और गर्मियों में थोड़ी कम होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ हुआ होता है। मौसम कैसा रहता है? आपके प्रभामंडल होलो भी बनते हैं। टेम्परेचर जब आता है एक बार तो टेम्परेचर बढ़ता है, वायुदाब घटता है, होलो और प्रभामंडल भी बन जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बच्चे हर बार गलत करते हैं। भारत में सर्दियों में जो हमारे यहाँ आते हैं ना आंधी तूफान, अब जनवरी में आएंगे, उन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर हम उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। रबी की फसल के लिए बेस्ट होते हैं, सर्दियों में आते हैं। ओले वाली बारिश भी होती है। ठीक है, और बारिश इसमें धीरे धीरे होती है, मूसलाधार बारिश नहीं होती, ये भी याद रखना। और भूमध्य सागर से पैदा होकर मध्य पूर्व देशों से होते हुए पाकिस्तान से गुजरते हुए दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये भारत में पहुंचते हैं। हल्की फुल्की बारिश इनसे होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। ये अक्षांश याद रखना, दोनों साइक्लोन के एग्जाम में आते हैं। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री साउथ में बिल्कुल शांत एरिया होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर कोरेलिस बल बिल्कुल 0 होता है और इसी वजह से ये चक्रवात 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नहीं बनते। दीर्घ वृत्ताकार इनका शेप होती है और ये मिलीबार तो छोड़ो, ये नहीं आता। व्यास इनका 100 से 700 होता है और कई बार छोटा भी होता है। पवनों का वेग 100 किलोमीटर से पर आवर से हमेशा अधिक ही रहता है। एक इसकी आँख से क्वेश्चन आता है। चक्रवात का सेंटर पॉइंट या जिसे आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं, यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती है। बिल्कुल शांत एरिया होता है, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, बिल्कुल साफ मौसम होता है सेंटर पॉइंट ऑफ साइक्लोन पर। ठीक है, पवन का वेग 500 किलोमीटर पर आवर से भी कई बार ज़्यादा हो जाते हैं जब भयानक आपके चक्रवात आते हैं। अब चक्रवात आने की सूचना कौन देते हैं? पक्षाप सत्री में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर जब प्रभामंडल बनता है तब भी हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं चक्रवात आएंगे। ठीक है, अब भयंकर चक्रवात आया था 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा के तट पर। यह चक्रवात आया था भाई, अब तक का सबसे भीषण चक्रवात माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपकी स्पीड थी हवाओं की वो 260 किलोमीटर पर आवर थी। इन चक्रवातों के अनेक नाम है। अब ये नाम आपको अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, रट जाना है। ये एग्जाम में आते हैं सारे के सारे नाम, बार बार रिपीटेड है, हर बार आते हैं। टीजीटी में भी, पीजीटी में। पश्चिमी, उत्तरी और प्रशांत महासागर में टाइफून, द्वीप समूह और कैरिबियन सागर में हरिकेन, मैक्सिको की खाड़ी और नॉर्थ अमेरिका में टोर्नेडो, फिलीपींस में बोगियो, जापान में टाइफू, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज और भारत में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो क्या होते हैं? ये लोकल स्टॉर्म है। ठीक है, टोर्नेडो आपके अमेरिका के आसपास बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। थोड़े टाइम के लिए रहते हैं बट सब कुछ तबाह कर देते हैं थोड़े से टाइम में ही, बिल्कुल प्रबल धाराओं के कारण। आप ये कह सकते हो फादर ऑफ साइक्लोन। ठीक है, तड़ी जंदा पूरी तरीके से कपासी वर्षा मेघ होते हैं, यानी काले काले बादल आ जाते हैं, गरजेंगे भी भयंकर और बिजली भी होगी और बारिश भी होगी। टोर्नेडो मध्य अक्षांशों में पैदा होते हैं और समुद्र में इन्हें जल स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। एंटी साइक्लोन में कुछ नहीं होता भाई, सेंटर में आपका हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर रहेगा और हाई प्रेशर टू बाहर की ओर हवाएं चलेंगी।
ठीक है। और बस इनकी डायरेक्शन याद रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनके अपोजिट होता है, साइक्लोन में अपोजिट और एंटी साइक्लोन में अपोजिट। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है, जबकि साइक्लोन में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। दक्षिण गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वायुदाब और पवने, एयर प्रेशर और बेल्ट। ये आपकी हमारी अर्थ पर कुछ क्या आती हैं, मैं छोटा करके दिखा रही हूँ ताकि पूरा आपको दिख जाए। भाई ये होती है आपकी 10 डिग्री साउथ से नॉर्थ डोलड्रम वाला एरिया, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, लो प्रेशर बेल्ट। फिर यहाँ से ऊपर की ओर हवाएं चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलते हैं नीचे की ओर इस तरीके से। ये होती है 30 से 35 डिग्री उपोषण उच्च वायुदाब। फिर 60 से 65 उप ध्रुवीय और ध्रुवीय, सॉरी ये ध्रुवीय आएगी, उप ध्रुवीय, उप नहीं आएगा भाई, ठीक कर लेना। ध्रुवीय उच्च वायुदेव पेटी 90 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो। जो भी वायुदाब की खोज किसने की थी, मैरिक ने 1651 में। इनमें अपोजिट रिलेशन होता है वायुदाब और टेम्परेचर में। बैरोग्राफ द्वारा हम वायुदाब को मापते हैं। गैलीलियो के शिष्य टोरसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। समुद्र तल पर अगर वायुमंडलीय वायुदाब की बात करें तो भाई वो आपका होता है 1 किलोग्राम पर 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मिली बार में हम वायुदाब को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और समुद्र तल पर ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, एक तो ये यूनिट और एक ये वाला। 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब। और जलवायु जो वैज्ञानिक है वो वायु दाब को यानी एयर प्रेशर को मिलीबार के साथ साथ हेक्टोपास्कल में भी मापते हैं, दोनों में मापते हैं, तो ध्यान रखना। वायु दाब मापने के लिए पारद बैरोमीटर और नीद्रो बैरोमीटर दोनों का ही यूज किया जाता है। समदाब रेखाएं आप सबको पता है, समान वायुदाब वाले एरिया को मिलाने वाली समदाब रेखाएं होती है, आइसोबार बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोबार्स। ठीक है। ये दाब प्रवणता को भी दिखाती है। अगर वायुदाब में परिवर्तन दर हो रहा है तो ये भी अगर समदाब रेखाएं बिल्कुल पास पास है तो तेजी से दाब प्रवणता हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है तेजी से। दूर दूर है तो कम दाब परिवर्तन हो रहा है। अब हमारी पृथ्वी पर 7 पेटियां हैं और इनके मेजर है ना 2 ही कारण है पृथ्वी पर इन 7 पेटियों के बनने के। एक तो ताप जनित पेटी, एक गति जनित जो सूर्य के तापमान के बेसिस पर है। एक तो भूमध्य रेखीय पेटी और एक आपकी ध्रुवीय पेटी, ये सीधा तापमान से रिलेटेड है। और बीच की 2 कौन सी भाई, और आपकी उपोषण पेटी और आपकी उप ध्रुवीय पेटी, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनी है, यानी गति जनित पेटी है। तो ये आपको पता, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है अश्व अक्षांश डोल। ठीक है। 30 डिग्री घोड़े यहाँ पर जो अपने समुद्र यात्री फेंक देते थे, हवा नहीं चलती थी, शांत एरिया हो जाता था और जहाज सरकते नहीं थे, एक ही जगह पर रुक जाते थे, तो घोड़े को पानी में समुद्र में फेंक दिया जाता था बोझ कम करने के लिए, तो इसलिए इन्हें अश्व अक्षांश कहते हैं। गति जनित पेटी है ये उपोषण। ठीक है। उपध्रुवीय पेटी, ये उपध्रुवीय वाली पेटी पृथ्वी के चपटेपन के कारण यहाँ की वायु सारी विक्षेपित हो जाती है। कुछ वायु तो इस वाली पेटी में चली जाती है उपोषण में, कुछ वाली ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में चली जाती है यहाँ की सारी हवा। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ये बिल्कुल निम्न टेम्परेचर, सूक्ष्म वायु और गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर टेम्परेचर आपका बिल्कुल कम होता है और गुरुत्वाकर्षण के अधिक के कारण वायुदाब अधिक होता है। ताप जनित पेटी है। ITCZ, पीजीटी और टीजीटी दोनों में इससे क्वेश्चन आता है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, फुल फॉर्म पूछी जाती है इसके एग्जाम पे। ये पेटी भूमध्य रेखा पर होती है जब सूर्य बिल्कुल सीधा होता है, यानी ये पेटी कहाँ पर होगी, जहाँ पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकेगा। जब उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो ये पेटी कर्क रेखा तक पहुंच जाती है। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य सीधा चमकता है तो ये मकर रेखा की ओर चली जाती है। ठीक है। अब उसके बाद आता भाई विंड यानी पवनी। तो देखो अभी आपने पढ़ा हवाएं आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। ये आपकी उपोषण हाई प्रेशर बेल्ट थी, ये आपकी भूमध्य रेखीय लो प्रेशर बेल्ट थी, ये भी उपोषण हाई प्रेशर बेल्ट थी। तो हवाएं आपकी चली इस तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आपकी उपध्रुवीय और ये भी आपकी उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट थी और ये आपकी हाई प्रेशर थी पोलर बेल्ट। तो इन दोनों एरिया से आपकी चली उपध्रुवीय पोलर एरिया की ओर। ठीक है। ये हवाएं तो छोड़ो, देखो पवन को प्रभावित करने वाले बल में कौन कौन से आते हैं। एक आता है दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियलिस बल या फेरल का नियम जिसे हम कहते हैं। कोरियलिस बल आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब पृथ्वी घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इस नियम को है ना फेरन ने भी सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। इसे बाइस बेल्ट नियम भी समझा जाता है। नॉर्मली आपकी जो हवाएं होती है ना वो 3 टाइप्स की होती हैं, स्थायी पवने, आवर्ती
या मौसमी पवनी, परमानेंट विंड्स, वेदर विंड्स और आपके लोकल विंड्स। सबसे पहले परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स जो होती हैं, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना भाई। व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनी, 3 टाइप्स की होती है परमानेंट विंड्स। व्यापारिक पवनी जो कि आपकी उपोषण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। सारा साल बहेंगी और ये आपके 30 डिग्री अक्षांश से शुरू होकर 5 डिग्री अक्षांश तक होती हैं। इन्हें पूर्वा विंड्स भी कहते हैं। आप देखो पूर्व दोनों में कॉमन है। ये उत्तर पूर्व से बहकर दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व से स्टार्ट होंगी उत्तर, यानी कौन सी डायरेक्शन कॉमन है? पूर्व, तो इसलिए इन्हें पूर्वा पवनी भी कहते हैं। और एक ही दिशा में ये निरंतर बहती रहती हैं, तो जहाज़ों को भटकने नहीं देती, तो इन्हीं की हवाओं के सहारे जहाज चलते रहते हैं समुद्र में। पछुआ पवनी आपके उपोषण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय की ओर जो चलती हैं, सारा साल चलती हैं, और इसमें ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, देखो कहाँ से चली, पश्चिम कॉमन है ना, तो इसलिए इन्हें पछुआ पवनी भी कहते हैं। और दक्षिण गोलार्ध में इनका सबसे ज़्यादा विकास होता है भाई। इन्हें वहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता 40 है, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता 60 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ध्रुवीय पवनी। इनकी जो दिशा होती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बिल्कुल अनुरूप होती हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है ध्रुवीय पवनी। ठंडी पवनी, नमी कम और वर्षा भी बिल्कुल भी ये नहीं करती हैं ध्रुवीय पवनी। टेम्परेचर ही माइनस में होता है। पेरियोडिक विंड्स, समय के एक निश्चित अंतराल के बाद जिन हवाओं की दिशा बदल जाएगी अत्यधिक टेम्परेचर के कारण, पवनों के कारण, वायुदाब के कारण, तो वो होती है भाई आपकी अस्थायी पवनी, सामयिक पवनी या मौसमी पवनी। जो इंडिया की मानसून पवनी है हर 6 महीने में, स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, ये सारी की सारी आपकी पेरियोडिक विंड है। मानसून पवनी मौसम से बना है, मौसम या ऋतु से है। आप सबको पता है गर्मियों के 6 महीने और समुद्र से स्थल एरिया की ओर चलती हैं। समुद्र से चलने की वजह से ये कॉन्टिनेंट में बारिश करती हैं। सर्दियों में ये 6 महीने आपके लैंड एरिया से सी एरिया की ओर चलती हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपका सपोर्ट रहा था। मैक्सिमम लाइक एंड शेयर भूलना मत। अगर मैक्सिमम लाइक शेयर नहीं करोगे नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी, देख लो। मैं अगर इसी तरीके की वीडियो आपको डेली चाहिए, एक PDF का आपको रिवीजन करा दूंगी मैं डेली एस्टेट होने तक, तो उसके लिए आपको हज़ारों में व्यूज़ लाने होंगे, ठीक है। स्थल समीर और जल समीर ये समुद्री तटीय भागों में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में चला करती हैं। सामयिक पवनी है, ऊपरी जल और स्थल के तापमान के अंतर के कारण ये चलती हैं। अब देखो सबसे पहले समुद्री जल समीर। समुद्री जल जो इतनी समुद्र के एयर से चलना, यानी स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा भी हो जाता है लैंड एरिया और गर्म भी हो जाता है, तो ये पवनी आपकी समुद्र से चलना शुरू करती है लैंड एरिया की ओर दिन में, तो वो होती है समुद्र जल समीर। और जो लैंड एरिया से चलती है समुद्र की ओर रात में, तो वो होती है आपकी स्थल समीर। पर्वत घाटी, पर्वत समीर और घाटी समीर, पर ये पवनें आपकी पर्वत और घाटी के बीच असमान तापमान और वायुदाब के कारण पैदा होती है। दिन के समय पर्वतीय ढलानों की अपेक्षा घाटी को अधिक सूर्यताप मिलता है, तो घाटी से पर्वत की ओर ये हवाएं चलती हैं, इन्हें घाटी समीर कहते हैं। रात के टाइम पर क्या होता है, ये दिन के टाइम पर चलती है, रात के टाइम पर पर्वतीय ढलान से ठंडी और बाह्य हवा घाटी के कारण नीचे बैठती हैं, तो इन्हें कहते हैं, जो जहाँ से चलेगी ना उसे वही नाम रखेंगे। तो पर्वतों के ऊपर से चलती है पर्वत समीर, दिन के समय घाटी से पर्वत की ओर चलती है तो घाटी समीर। गॉट इट। थर्ड आता है भाई लोकल विंड यानी स्थानीय पवनी। जैसे भारत में गर्मियों में लू चलती हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। USA और कनाडा में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी लोकल विंड्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। USA और कनाडा में रॉकी जो माउंटेन है उसके पूर्वी ढालों पर सर्दियों में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें चिनूक कहते हैं। इन क्षेत्रों की बर्फ को पिघला देती है, इसका अर्थ भी होता है हिमबख्शी। ये क्वेश्चन आता है, स्नो ईटर किस हवा को कहा जाता है स्नो ईटर, तो राइट आंसर रहेगा चिनूक या शिनूक। हिंदी में शिनूक लिखा मिलता है, इंग्लिश में चिनूक भी लिखते हैं, ठीक है, बोथ आर राइट, डोंट इशू। फोइन या फोन ये बिल्कुल आपकी सूक्ष्म गर्म और तूफानी हवा होती है। स्विट्जरलैंड की घाटियों में ये बहती है, आल्प्स माउंटेन को पार करके पर्वत विमुख ढाल के सहारे। नेक्स्ट आती है मिस्ट्रल, ये बिल्कुल सूक्ष्म ठंडी और तेज हवा होती है, आल्प्स पर्वत से यानी यूरोप के अंदर और भूमध्य सागर की ओर बहेगी। फ्रांस और स्पेन के तटों पर बहने वाली है मिस्ट्रल। ठंडी, देखो नाम भी है ना मीठा मीठा, तो ठंडी ठंडी हवा, तेज हवा याद रख लेना। 0 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर को नीचे गिरा देती हैं, तो इससे बचने के लिए साइप्रस के वृक्षों की कतारें लगाई जाती है। बोरा बिल्कुल
बोरा कैसी होती है भाई, बिल्कुल शुष्क होती है, बिल्कुल ठंडी होती है, तेज हवाएं होती हैं, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर और इटली के उत्तरी भागों को प्रभावित करती है बोरा। ठीक है, एड्रियाटिक सागर में यानी इटली जो है ना भूमध्य सागर के आसपास, यूरोपियन कंट्री, वहीं पर बहती है बोरा। हरमाटन, इससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गर्म सूक्ष्म धूल भरी आंधी होती है। सहारा मरुस्थल से बहकर चलती हैं गिनी तट की ओर हरमाटन हवाएं। स्थानीय भाषा में लोग इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे ब्रिक फिल्डर और दक्षिण पूर्वी स्पेन में इसे लेविची पवन कहते हैं। उसके साथ साथ लीबिया में इसे गीबली के नाम से और ट्यूनिस में इसे चीली विंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है सिरोको, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से बहती है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से बहना स्टार्ट करती है आपकी सिरोको विंड। गर्म हवा है भाई, सहारा से बहेगी, गर्म ही होगी। भूमध्य सागर से सिरोको पवन आर्द्रता ग्रहण करती हैं और इटली का मौसम काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है सिरोको विंड के कारण। नेक्स्ट आती है खमसीन, गर्म और धूल भरी आंधियाँ होती हैं। भूमध्य सागर को पार करके मिस्र में पहुंचने पर सिरोको जो पवन होते हैं उसे ही खमसीन कहते हैं। खमसीन अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 50। अप्रैल से मई जून में 50 दिनों के लिए दक्षिण में बहती हैं खमसीन विंड। ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म और धूल भरी जो हवाएं होती हैं, सूक्ष्म हवाएं, उन्हें कहते हैं ब्लैक रोलर। योमा, जापान में गर्म और सूक्ष्म हवा होती हैं योमा। टेम्पोरल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हबूब है भाई। सिमूम भी है, सिमूम आपकी बहती हैं, ओहो रुक जा, सिमूम बहती हैं अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवाएं सिमूम होती है। हबूब होती है उत्तरी सूडान में बहती है हबूब, धूल भरी आंधियों को हबूब कहते हैं। एक नार्वेस्टर भी बहुत पूछी जाती है। उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म हवाएं होती है आपकी नार्वेस्टर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक ये भी आता है ब्लीजार्ड वाला, ब्लीजार्ड और हिम झंझावत। रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट, कनाडा अमेरिका के बर्फीले क्षेत्र में ध्रुवीय जो हवाएं होती है उसे ही ब्लीजर्ड और हिम झंझावत कहा जाता है। अब इस पीडीएफ का हमारा लास्ट टॉपिक है जेट स्ट्रीम, इसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, याद रखना अपना वादा, मैक्सिमम लाइक एंड शेयर। जेट स्ट्रीम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, थोड़ा डिटेल से पढ़ लो। एक तो ये ट्रोपोस्फीयर लेयर में चलने वाली अधिक तेजी से और क्षैतिज पवनें होती हैं। जेट वायु धाराएं लगभग 150 किलोमीटर तक चौड़ी होती हैं और 2 से 3 किलोमीटर मोटी एक पेटी में सक्रिय रहती हैं। ये आपकी जेट स्ट्रीम, इनकी गति होती है, इन पर वायु धाराएं, देखो ये आपकी जो हवा की स्पीड होती है ना, नॉर्मली तो ये रहती है 150 से 200, कई बार मैक्सिमम 325 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती हैं। ये वायु धाराएं उत्तरी गोलार्ध में भी चलती हैं और ये 4 प्रकार की होती है। एक होती है ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री से ऊपरी अक्षांशों में मिलती हैं और पश्चिमी प्रवाह जहाँ पर बहता है। दूसरा होता है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है ये ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम। इसे रोसबी तरंग भी कहते हैं और ध्रुवीय वाताग्रों से भी ये संबंधित होती हैं पश्चिमी प्रवाहें। उपोषण पछुआ जेट प्रवाह, ये पश्चिमी अफवाह होती हैं, 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 से 14 डिग्री की ऊंचाई पर मिलती हैं उपोषण पछुआ जेट स्ट्रीम। भारत में दिसंबर से फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जेट स्ट्रीम ही क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसको, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है भाई, ये भारत में कौन सा जो पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, और कौन से वाला, उपोषण पछुआ जेट प्रवाह वाला, ये भी पश्चिमी अफवाह है। देखो मोस्टली है ना सारा पश्चिमी अफवाह ही है। और लास्ट आता है भाई उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम होता है इनकी दिशा उत्तर पूर्वी होती है, उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश पर और ग्रीष्म ऋतु में पैदा होते हैं। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है ना, उन्हें ये लेके आते हैं। ठीक है, दिसंबर से फरवरी के बीच जो आपके विक्षोभ आते हैं वो उपोषण पछुआ जेट प्रवाह से आते हैं। और भाई आपकी भारतीय मानसून को जो लाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम लेकर आते हैं। ठीक है, दोनों आपको लर्न रखने पड़ेंगे, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये थी भाई आपकी जनरल ज्योग्राफी, जिसमें मैंने, आप ये कहो, हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको
पीजीटी स्टूडेंट्स 9 से 10 मार्क्स आप अगर पढ़ लेते हो इस पीडीएफ को डिटेल से, तो 2-3 बार देख लेते हो एग्जाम से पहले, तो आपके कवर अप हो जाएंगे। और टीजीटी स्टूडेंट्स 4 to 5 मार्क्स के आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इन्हीं टॉपिक से। तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो और मेरे चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को मैक्सिमम लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप चाहते हो मैं आगे भी इसी तरीके से आपको रिवीजन क्लास दूं, तो मैक्सिमम मेरे साथ जुड़े रहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।